जेनेटिक में हमारा दूसरा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इससे पहले जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ था वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन था। आज के जेनेटिक्स का ये सेकंड चैप्टर है। सीयूईटी सीरीज में इससे पहले टोटल हमारा 2 चैप्टर हो चुका है। उस दोनों चैप्टर का बहुत बेहतरीन तरीके से दोनों 4 लेक्चर गया था, जिसमें से 2 लेक्चर था टोटल एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक है उस पे बेस्ड, और 2 लेक्चर थे दोनों चैप्टर के जो भी क्वेश्चन उससे बन सकता है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीयूईटी में पूछ सकता है। तो आज का हमारा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस। बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा इसी चैप्टर पे होगा, जो कि होगा एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, तो बिना देरी किए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले बोल रहा है द बेसिक एंड द सेंट्रल डोगमा। इसको समझने से पहले क्या समझेंगे, जैसे ही प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट किए थे क्या देखे थे कि सेल होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या, जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। डीएनए जब कंडेंस करके क्या बनाता, क्रोमेटीन बनाता, फिर क्रोमेटीन कंडेंस होकर के क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड वो तो क्या था, क्या प्रिंसिपल है कि कैसे एक जनरेशन से फिर दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। आज मैं बेसिकली कि कैसे जब स्टार्ट हुआ था ये सब का स्टडी करना, तो तब लोगों को ये नहीं पता था कि डीएनए क्या होता है, जीन्स क्या होता है। ठीक है, तो आज इसी के स्टडी के बारे में समझेंगे कि कैसे ही इसका खोज हुआ, कैसे सर्च हुआ कि डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल। आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया। उससे पहले डीएनए क्या होता है, जैसे दिया गया है डीएनए का साइज होता है लगभग 2.2 मीटर, लेकिन क्या होता है हमारे सेल का जो साइज होता है वो माइक्रोमीटर में होता है। तो फिर ये भी देखेंगे कि 2.2 मीटर का जो क्या होता है डीएनए, वो माइक्रोमीटर के साइज वाले सेल में कैसे आ जाता है। सेल में भी क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो और छोटा होता है सेल से भी ज्यादा, तो वो कैसे उसमें आ जाता है, कैसे डीएनए का पैकेजिंग होता है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा होता क्या है। सेंट्रल डोग्मा किसको बोला गया है, डीएनए क्या करता है, डीएनए क्या होगा, डीएनए का कन्वर्जन, डीएनए मतलब डीएनए किसको फॉर्म कर सकता है, डीएनए को। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। जब डीएनए से डीएनए में ही कन्वर्जन होता है, क्या एक डीएनए से दूसरा जो डीएनए बनेगा, नया डीएनए बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से फिर किस में ट्रांसफर होता है, किस में कन्वर्जन होता है, बनता क्या है, आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर जो आरएनए है ये किस में कन्वर्ट होता है, इससे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, अगर जैसे ये 3 प्रोसेस था, डीएनए से डीएनए में, डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन, एंड आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्जन। डायरेक्टली डीएनए से प्रोटीन में कन्वर्जन नहीं हो सकता है। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो आरएनए से क्या होता है, किसका कन्वर्जन होता है, डीएनए में, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, दूसरा क्या बोल सकते हैं, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, ये होता है किसमें है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द वायरस में। अब है हमारा दूसरा, डीएनए एंड आरएनए होता क्या है, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए एंड आरएनए बेसिकली होता क्या है, लॉन्ग पॉली मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करेंगे, ऐड करके क्या बना सकते हैं, डीएनए बना सकते हैं या आरएनए बना सकते हैं। तो अब ये समझेंगे कि चलो डीएनए समझते हैं, डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए भी क्या होता है, कुछ जैसे वायरस हो गया उसमें आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, लेकिन आरएनए का और भी बहुत सारा काम है जो कि अभी पढ़ेंगे। उससे पहले ये समझेंगे कि यहाँ पे ये बोल दिया गया जो डीएनए होता है एंड आरएनए होता है, उसका जो क्या होता है, मोनोमर होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, टोटल 3 पार्ट।
सबसे पहला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस। दूसरा हो गया पेंटोज सुगर एंड थर्ड क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों को ऐड करके क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। तो नाइट्रोजिनस बेस में भी हमारे पास टोटल कितने टाइप के बेस होते हैं, 5। और पांचों को कितने कैटेगरी में डाला गया है, 2 कैटेगरी में। नाइट्रोजिनस बेस में क्या होता है, एक कैटेगरी होता है प्यूरिन्स का, दूसरा कैटेगरी क्या होता है, पैरामिडीन्स का। तो प्यूरिन्स में क्या आ जाएगा, एडेनिन आ जाएगा जिसको ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन आ जाएगा जिसको जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। पैरामिडीन में क्या है, साइटोसिन, थाइमिडिन एंड यूरिडीन आ जाएगा। तो सबसे पहले है हमारा प्यूरिन्स। प्यूरिन्स में आ जाता है एडेनिन एंड ग्वानिन। सेकेंड कैटेगरी है पैरामिडीन्स का जिसमें आता है साइटोसिन, थाइमिडिन, यूरेसिल आ जाता है। तो इसमें होता क्या है, जो एडेनिन हो गया एंड ग्वानिन हो गया, डीएनए में भी कॉमन होता है, आरएनए में भी कॉमन। डीएनए और आरएनए में क्या होता है, ये प्रेजेंट होगा। इसमें से साइटोसिन भी क्या होता है, डीएनए में भी प्रेजेंट होता है और आरएनए में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन थाइमिडीन क्या होता है, थाइमिडीन सिर्फ प्रेजेंट होगा डीएनए में, और यूरेसिल किस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो इसमें बस यही, ठीक है। प्यूरिन्स में क्या हो जाएगा, एजी, ठीक है, एजी किस में आ जाएगा, प्यूरिन्स में आ जाएगा। और सीटीयू इसको क्या बोल सकते हैं, कट भी बोल सकते हैं। तो कट किस में आ जाएगा, पायरिमिडिन्स, कट फॉर सी फॉर साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिडिन, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, फोर्थ हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप। इस तीनों को ऐड करके क्या हो जाए, बन जाएगा हमारे पास, क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में जो टोटल 3 पार्ट होते हैं वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। पेंटोज सुगर में भी क्या हो जाएगा, राइबोज। राइबोज प्रेजेंट होता है आरएनए में, एंड 2 डीऑक्सीराइबोज किस में प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे नाम ही आ रहा है डीऑक्सी, ये किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। अब इसका लिंकेज कैसे होगा, लिंकेज कैसे होता है, सबसे पहले जो नाइट्रोजिनस बेस है ये किस पे ऐड होगा, ये ऐड होता है सुगर के साथ। और क्या बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बॉन्ड ये क्या बनाता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सबसे पहले क्या फॉर्म होगा, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। बेस प्लस सुगर एडअप होके क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड नहीं, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड अलग होता है, न्यूक्लियोटाइड अलग होता है। न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस होगा, एंड नाइट्रोजिनस बेस के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे सुगर होता है। लेकिन वही न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, टोटल 3 पार्ट होता है। अब इधर दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास क्या आ गया, न्यूक्लियोसाइड। जब ऐड करेंगे बेस प्लस जो भी हमारे पास पेंटोज सुगर का बेस है, नाइट्रोजिनस बेस है उसको ऐड करेंगे, दूसरा जो पेंटोज सुगर है उसको ऐड करके क्या मिलता है, न्यूक्लियोसाइड। और ये जो दोनों ऐड होते हैं इनके बीच में लिंकेज क्या होता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब न्यूक्लियोसाइड पे क्या ऐड होगा, फॉस्फेट ऐड होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब इस दोनों के बीच में लिंकेज क्या होता है, फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरा है डीएनए, होता क्या है, डीएनए के बारे में क्या दिया गया है, डबल हेलिक्स मॉडल। जैसे बहुत जगह पे डीएनए का ऐसा स्ट्रक्चर देखे होंगे, इसको क्या बोला जाता है, ये क्या होता है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है सबसे पहले प्रपोज किनके द्वारा हुआ था, वॉटसन एंड क्रिक। ये किनके द्वारा हुआ था, वॉटसन एंड क्रिक इन 1953। अभी देखो, क्योंकि अभी एग्जाम में ज्यादा टाइम है नहीं, तो अभी सिर्फ किस पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। कहीं पे भी ऐसा कुछ डेट वगैरह आ जाए तो याद है तो चलो बस एक बार देख लेना, लेकिन इस पे क्या करना है, इसको रटने नहीं लग जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या, प्रपोज बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जो कि कॉमनली क्या कैसे जाने जाते हैं, वॉटसन एंड क्रिक। क्रिक के द्वारा क्या दिया गया था, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। साइलेंट फीचर क्या है इसका, ये जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है इसका साइलेंट फीचर क्या है, सबसे पहला फीचर, सबसे पहला क्या है,
टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, इसमें होता क्या है, सुगर फॉस्फेट का बैकबोन हो जाएगा एंड बेस प्रोजेक्टेड इनसाइड। सबसे पहले इसमें होता क्या, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है, नाइट्रोजिनस बेस होगा, पेंटोज सुगर होगा एंड फॉस्फेट होगा। इस तीनों को ऐड करके एक हो गया न्यूक्लियोटाइड। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जैसे होता है बहुत सारे मोती को गूंथ के एक माला बनाए, फिर बहुत सारे मोती को गूंथ के दूसरा माला बनाए, अब क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेगा, एंटी पैरेलल होगा। कैसे होगा अभी ये समझेंगे। मान लो ये एक मोती का माला, ये दूसरा मोती का माला, यहाँ पे मोती क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो क्या करेंगे, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता किसका है, सुगर फॉस्फेट का बैकबोन एंड बेस प्रोजेक्टेड इनसाइड। बेसिकली क्या क्या रहा है, ये जो इसका बैकबोन है, ये जो मेन दिख रहा है, ये किसका होगा, सुगर प्लस फॉस्फेट का। और ये जो अंदर के साइड में दिख रहा है, अंदर के साइड में जो प्रोजेक्टेड है, ये क्या किसका बनेगा, नाइट्रोजिनस बेस का। ये किसका बनता है, नाइट्रोजिनस बेस का। तो बस यही कह रहा है। दूसरा फीचर, ये दोनों क्या होते हैं, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। मतलब मान लो यहाँ पे कितना दिया गया है, एक स्ट्रैंड ये हो गया, दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एंटी पोलैरिटी। मतलब ये अगर मान लो 5 डैश है तो इसका अदर एंड क्या हो जाएगा, इसका अदर एंड हो जाएगा 3 डैश। दूसरा वाला अगर ये 3 डैश है तो इसका दूसरा वाला एंड क्या हो जाएगा, 5 डैश। मतलब ये क्या होता है, दोनों एंटी पोलैरिटी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी का मतलब एक क्या होगा, 5 डैश टू 3 डैश, और दूसरा क्या होता है, 3 डैश टू 5 डैश। अब ये 5 डैश 3 डैश क्या होता है, अगर थोड़ा सा डिटेल, जो नाइट्रोजिनस बेस लेते हैं, क्या लेते हैं, नाइट्रोजिनस बेस। तो यहाँ पे जो नंबरिंग करते हैं, यहाँ से जस्ट स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, ये उसके बेसिस पे क्या दिया गया है, इसको 5 डैश एंड 3 डैश का पोलैरिटी। तो बस इतना समझ लो, यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों क्या रन करेंगे, दोनों एक दूसरे से होते हैं एंटी पैरेलल। अब ये क्या होता है, क्वाइल कैसे होगा, ये राइट हैंडेड क्वाइलिंग। तीसरा फीचर क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, इसमें डीएनए कैसा होता है, डीएनए में राइट हैंडेड क्वाइलिंग। सबसे पहला इसमें क्या बोला, इसका जो बैकबोन होता है किसका बना होता है, सुगर प्लस फॉस्फेट का बैकबोन, और जो बेस होता है नाइट्रोजिनस बेस प्रोजेक्टेड इनसाइड। इसके बाद दूसरा जो फीचर है इसका, ये क्या है, बोलता है कि दोनों क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल। मतलब एक 5 डैश से 3 डैश तो दूसरा 3 डैश से 5 डैश। और ये जो इसका क्वाइलिंग होता है, ये कैसे होता है, राइट हैंडेड। अब ये जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था किनके द्वारा, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा, ये बेस्ड किस पे था, ये है इसका फोर्थ फीचर। ये क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ फीचर। फोर्थ फीचर का है, क्या है इसका, ये जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल था, ये बेस्ड किस पे था, एरविन चैरागैप्स रूल। ठीक है, अब एरविन चैरागैप्स रूल होता क्या है, ये क्या बोले थे, ए किसके साथ पेयर करेगा, टी के साथ। जो हमारे पास क्या था, एक एडेनिन, एडेनिन दूसरा क्या था, ग्वानिन। एडेनिन किसके साथ करेगा, थाइमीन के साथ। बीच में क्या होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब साइटोसिन किसके साथ करेगा, ग्वानिन के साथ। अब इसमें क्या होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। वही अगर मान लो डीएनए होगा तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, थाइमीन प्रेजेंट होगा। लेकिन वही मान लो यहाँ पे ए होता, यहाँ पे होता एडेनिन, लेकिन यही क्या होता, अगर आरएनए में प्रेजेंट होना होता तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो जाता, यूरासिल। तो यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, डीएनए, तो यहाँ पे क्या आएगा, यूरासिल नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूरासिल नहीं आएगा। तो एडेनिन किसके साथ बाइंड करेगा, थाइमीन के साथ। एंड साइटोसिन किसके साथ बाइंड करेगा, ग्वानिन के साथ। तो यही कह रहा है,
तो ये क्या कह रहा है, ये जो बेस था किस पे बेस था, एरविन चैरागैप्स रूल पे। अब ए किसके साथ पेयर करेगा, टी के साथ, बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 2। अब जी किसके साथ पेयर करेगा, सी के साथ, और बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, टोटल 3। अब ये कह रहा है जो रेशियो ऑफ ए एंड टी होगा ये क्या हो जाएगा, 1। कैसे, ए के साथ बाइंड करने के लिए कौन आएगा, टी आएगा, तो दोनों का नंबर क्या हो जाएगा, सेम। अब जब दोनों का नंबर सेम है तो इसका रेशियो निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रेशियो आएगा इसका 1। उसके बाद ये क्या कह रहा है, जो ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, जी किसके साथ बाइंड करता है, सी के साथ बाइंड करता है, और जब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये कैसा आता है, 1। तो ये जो प्रपोजल है ये किसके द्वारा दिया गया था, एरविन चैरागैप्स के द्वारा। ये रूल कहता क्या है, ए किसके साथ बाइंड करेगा, टी के साथ, बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 2। जी बाइंड करता है सी के साथ और बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3। उसके बाद जो रेशियो ऑफ एडेनिन हो गया एंड थाइमीन हो गया ये होता है 1, एंड रेशियो ऑफ जी एंड सी ये भी क्या हो जाता है, 1। अगर निकालना चाहे दूसरा क्या है इनका, ये जो चैराग्राफ्स ये क्या बोले थे, ए एंड टी का रेशियो हो जाएगा 1, दूसरा जी एंड सी का भी रेशियो क्या होगा, 1। इसके साथ साथ अगर क्या करें, ए प्लस जी एंड सी प्लस टी का भी रेशियो क्या हो जाएगा, 1। अब दूसरा क्या है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। जैसे ही चैप्टर स्टार्ट किया इसमें क्या बोले थे, जो मैमल्स में होता है डीएनए, जैसे ह्यूमंस का भी ले लो, क्या होता है, डीएनए का साइज होता है 2.2 मीटर, लेकिन उसको पैकेज कहाँ डालना, कहाँ होता है, सेल के अंदर। और सेल का क्या क्या साइज होता है, माइक्रोमीटर में। अब देखना ये है जिसका साइज मीटर में है उसको माइक्रोमीटर वाले साइज के एरिया में कैसे उसको फिट करना है। तो इसी वजह से क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए में क्या है, जैसे यहाँ पे बोल दिया है, जो मैमेलियन डीएनए होते हैं उनका क्या होता है, साइज होता है 2.2 मीटर, ठीक है। अब इस वजह से क्या होता है, नीड एक्सट्रीम पैकेजिंग। इसकी वजह से अब हमारे पास सेल तो 2 होते हैं, एक हो जाएगा प्रोकार्योटिक। सेल में कितने टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोकार्योटिक और दूसरा होता है यूकार्योटिक। तो प्रोकार्योटिक में क्या होता है, पैकेजिंग अलग होता है, यूकार्योटिक में क्या होता है, पैकेजिंग अलग होता है, ठीक है। अगर प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक का कॉन्सेप्ट बताओ तो क्या होता है, प्रोकार्योटिक में अलग डीएनए होता है, यूकार्योटिक में क्या होता है, वेल डिफाइंड डीएनए होता है। प्रोकार्योटिक में क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, डीएनए ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा रहता है। लेकिन यूकार्योटिक में क्या होता है, अलग मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये सेल चैप्टर से रिलेटेड है, ये सेकेंड चैप्टर से है भी नहीं। तो यही कह रहा है प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में क्या होता है, पैकेजिंग का मेथड अलग अलग होता है। अब प्रोकार्योटिक में क्या होता है, जैसे प्रोकार्योटिक का एनसीईआरटी में एग्जांपल लिया गया है एस्चेरिशिया कोलाई, जिसको क्या बोलते हैं, ई कोलाई। इसमें होता है नो डिफाइंड न्यूक्लियस। नो डिफाइंड मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसी वजह से डीएनए हेल्ड विथ बेसिक प्रोटीन इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, डीएनए कैसा होता है, एसिडिक होता है, इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है, डीएनए क्योंकि होता है एसिडिक, तो इसको किसके अंदर पैक किया जाता है, बेसिक प्रोटीन से। इसको पैक किसमें किया जाता है, बेसिक प्रोटीन में। अब मेन क्या है, मेन है पैकेजिंग इन यूकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल में क्या होता है, डीएनए बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड चेम्बर के अंदर, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब जैसे पर सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, कंडेंस करके फॉर्म करता है क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन जब कंडेंस होगा तो वो फॉर्म करता है क्रोमोसोम को।
तो उसी पैकेजिंग के बारे में अभी समझना है कि कैसे डीएनए क्या बनाएगा, क्रोमेटिन बनाएगा। तो यूकार्योटिक में होता क्या है, डीएनए कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन जिसको बोलते क्या है, हिस्टोन। हिस्टोन किस में होता है, हिस्टोन के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये भी क्या है, बेसिक प्रोटीन, ठीक है, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है पैकेजिंग में। अब डीएनए को पैकेज करने के लिए टोटल क्या होता है, 8 हिस्टोन, कितना होगा, 8 हिस्टोन आपस में कंबाइन करके क्या बनाता है, हिस्टोन ऑक्टामर। ये क्या बनाता है, हिस्टोन ऑक्टामर। अब क्या करेंगे, डीएनए उसके अराउंड क्या होता है, डीएनए को उसके अराउंड लपेटा जाता है, वही बोल रहा है डीएनए रैप अराउंड इट। सबसे पहले क्या बोला गया, जो प्रोकार्योटिक होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एस्चेरेशिया कोलाई। अब क्या होगा, क्योंकि प्रोकार्योटिक है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसमें होता क्या है, इसमें पैकेजिंग होगा कैसे, पैकेजिंग होता है क्योंकि डीएनए क्या है, डीएनए है एसिडिक, इस वजह से इसको बेसिक प्रोटीन के अंदर क्या किया जाता है, अराउंड इसको पैकेज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। वही यूकार्योटिक में क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन जिसको बोलते हैं हिस्टोन। अब 8 हिस्टोन मिलके क्या बनाएगा, हिस्टोन ऑक्टामर, और इसके अराउंड क्या होता है, डीएनए को लपेटा जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक हिस्टोन न्यूक्लियोसोम, यहाँ पे होगा क्या, हिस्टोन प्लस डीएनए मिलके क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन बेसिकली यहाँ होगा क्या, हिस्टोन ऑक्टामर, और ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा न्यूक्लियोसोम। तो यही कह रहा है, यहाँ पे क्या होगा, 8 हिस्टोन मिलके बनाएगा हिस्टोन ऑक्टामर, और उसके अंदर क्या होगा, डीएनए को लपेटा जाता है। अब एक न्यूक्लियोसोम में होता है लगभग कितना, 200 बेस पेयर। एक डीएनए में क्या हो, एक न्यूक्लियोसोम में होगा लगभग 200 बेस पेयर। जब एक हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड डीएनए को क्या किया जाता है, लपेटा जाता है, तो वो जो क्या होगा, मिलेगा एक कंडेंसर स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। अब एक न्यूक्लियोसोम में लगभग कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर। अब क्या है, ये जो क्या हुआ, इसका डीएनए कंडेंस हुआ, डीएनए का क्या हुआ, पैकेजिंग हुआ, तो ये क्या फॉर्म किया, क्रोमेटिन फॉर्म किया। जैसे हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जैसे लेक्चर स्टार्ट हुआ था, तो वहां पे यही कॉन्सेप्ट बताए थे, एक होता है सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए। अब डीएनए कंडेंस होके क्या बनाता है, डीएनए कंडेंस होके बनाता है क्रोमेटिन। वही यहाँ पे समझेंगे कि समझे कि क्या होता है, जो कंडेंसिंग ऑफ क्या होगा, डीएनए, वो होता कैसे है। तो यही, तो ये बना गया हमारे पास, मिल क्या गया, क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन में भी दो होता है, एक होता है यू क्रोमेटिन, दूसरा होता है हेट्रोक्रोमेटिन। अब यू क्रोमेटिन क्या होता है, हेट्राक्रोमेटिन क्या होता है, सॉरी हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो अलग अलग क्रोमेटिन मिला, यू क्रोमेटिन हो गया या हेट्रो क्रोमेटिन हो गया, ये क्या हुआ, पैकेजिंग पे डिपेंड करता है कि दोनों अलग कैसे दिखेगा या दोनों काम कैसे अलग अलग करता है। तो सबसे पहले जो पैकेजिंग होता है किसका, यू क्रोमेटिन का, ये क्या होता है, लूजली पैक्ड। वही हेट्रोक्रोमेटिन हो गया, ये कैसा होता है, डेंसली पैक्ड। यह क्या होगा, स्टेन, इसका स्टेन लाइट होता है। दूसरा जो हेट्रोक्रोमेटिन है, ये इसका स्टेन क्या होता है, डार्क होता है। जब एक ही जगह पे क्या करेंगे, बहुत चीज को लपेटते जाएंगे, लपेटते जाएंगे, जब ज्यादा कंडेंस होता है तो वो क्या दिखता है, ज्यादा डार्क दिखता है। लेकिन वही यू क्रोमेटिन कैसा दिखेगा, लाइट। अब क्या होगा, इसका एक्टिविटी क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली ये एक्टिव होता है, और ये ट्रांसक्रिप्शनली ये कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। जब ज्यादा कंडेंस फॉर्म में क्या होगा, ये पैक होता है, तो क्या होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन नहीं हो पाता, इस वजह से ये कैसा है, इनएक्टिव। इसको क्या बोला गया, इनएक्टिव। वही इसको बोला गया ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव बोला गया है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यही क्या दिख रहा है, ये हिस्टोन ऑक्टामर, इधर से 4, ये आगे के साइड से दिख रहे हैं तो 4, ऐसे ही पीछे के साइड से देखेंगे तो क्या होगा, ऐसे ही 4 आगे से और 4 क्या हो जाएगा, पीछे से। 8 मिलके क्या बनता है, हिस्टोन ऑक्टामर, जिसको क्या बोला गया, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल। उसके अंदर क्या होता है, डीएनए को लपेटा जाता है।
तो ये जो स्ट्रक्चर मिला इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। और एक न्यूक्लियोसोम के अंदर लगभग क्या होता है, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये एनसीईआरटी का लाइन है। ये जो न्यूक्लियोसोम मिला इसको क्या बोला बोला गया है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अब दूसरा है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जैसे आज पता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। उस जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। अभी जैसे डीएनए का पैकेजिंग भी पढ़ लिए, अभी साइज भी पता है कि डीएनए का साइज क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कैसे जेनेटिक मटेरियल वेरी करता है। तो अभी हमारे पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक टाइम पे कुछ भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता नहीं था। ठीक है, तो क्या हुआ जब रिसर्च चालू, क्या हुआ जब रिसर्च होना स्टार्ट हुआ, ये क्या था, एक क्वेश्चन था। तो जब रिसर्च स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, ग्रिफिथ। ग्रिफिथ कब इनका रिसर्च हुआ, 1928 में। अब ये दिए क्या, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को। क्या दिए, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को। जैसे ये काम किस पे किए थे, एक बैक्टीरिया पे जिसका क्या नाम था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ये काम किस पे किए थे, एक बैक्टीरिया पे जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। अब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का पे कैसे काम किए, ये देखिए, क्या इसका दो स्ट्रेन होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया में क्या होता है, दो स्ट्रेन होता है। एक तो होता है एस स्ट्रेन, दूसरा क्या होता है, आर स्ट्रेन। अब ये रिसर्च में लिए थे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को। इसमें हुआ क्या था, दूसरा जो ऑर्गेनिज्म था जो अपने ये रिसर्च में लिए थे वो क्या था, माइस। तो इस इनके पास था स्ट्रेन में दो, एक था एस स्ट्रेन, दूसरा था आर स्ट्रेन। एक था एस स्ट्रेन, दूसरा क्या था, आर स्ट्रेन। तो ये क्या किए थे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट टाइम में क्या किए, जब माइस के अंदर एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को इंजेक्ट किए तो माइस का क्या हो गया, मर गया। दूसरा दूसरे एक्सपेरिमेंट में जब माइस के अंदर क्या किए, आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को इंजेक्ट किए तो क्या हुआ, माइस जिंदा रह गया। ठीक है, तो एक ही बैक्टीरिया है लेकिन क्या है, इसका स्ट्रेन अलग अलग है। स्ट्रेन क्या है, अलग अलग है, दोनों का रिजल्ट भी क्या होता है, अलग अलग। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या था, फर्स्ट जब एस स्ट्रेन को किए तो माइस क्या हो गया, मर गया। दूसरा आर स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किए तो माइस कैसा रहा, जिंदा। तीसरा एक्सपेरिमेंट में क्या था, क्या माइस के अंदर क्या इंजेक्ट किए, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया को। मतलब क्या किए, बैक्टीरिया ए जो एस किल्ड बैक्टीरिया था, एस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया था, ठीक है, उसको क्या किए, मार के और उनके क्या हुआ, माइस के अंदर इंजेक्ट किए। इस केस में क्या हुआ, इस केस में भी माइस मरा नहीं। अब इनका जो चौथा था, चौथी बार में क्या किए, हिट किल्ड एस प्लस लाइव आर को जब क्या किए, बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट किए, सॉरी माइस के अंदर जब इंजेक्ट किए तो माइस कैसा रहा, माइस का क्या हुआ, डेड। माइस कैसा हुआ, मर गया। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि अलग अलग रिजल्ट होता है। तो अब ये क्या हुआ, इससे मिला क्या, इससे इनके पास रिजल्ट क्या आया कि क्या होता है, हिट किल्ड एस स्ट्रेन के पास ऐसा कुछ तो है जो कि क्या करता है, लाइव आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर देता है, किस फॉर्म में, वायरुलेंट फॉर्म में। वायरुलेंट फॉर्म क्या होता है, मतलब ये भी क्या करेगा, डिजीज को कॉज कर सकता है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन निकला, ए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम डेड एस टू आर। ठीक है, इनका जो चारों एक्सपेरिमेंट था, सबसे पहले क्या किए, एस स्ट्रेन जो कि होता क्या है, वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट क्यों, क्योंकि एस स्ट्रेन करता क्या है, अपने आसपास में एक म्यूकस कोटिंग को जो कि पॉलीसेकेराइड होता है उसको क्या करता है, ये फॉर्म करता है, उस वजह से क्या हो जाता है, वायरुलेंट। तो जब ये माइस के अंदर इंजेक्ट किए तो ये क्या हुआ, मर गया। लेकिन आर स्ट्रेन में ऐसा कोई पॉलीसेकेराइड का कोटिंग सेक्रेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये वायरुलेंट फॉर्म नहीं है। अब वैसे ही क्या किए, हीट किल, मतलब जो एस स्ट्रेन है उसको मार के डाले, तो इस केस में भी क्या हुआ, माइस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ।
तीसरा हीट किल्ड एस प्लस आर स्ट्रेन को जब डाले तो इसमें क्या हुआ, माइस का अगेन क्या हो गया, मौत, मतलब माइस का क्या हुआ, मर गया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि इस स्ट्रेन के पास ऐसा कुछ तो है जो कि क्या करता है, लाइव आर स्ट्रेन को भी किस में कन्वर्ट कर देता है, वायरुलेंट फॉर्म में। इस वजह से क्या हो गया, माइस का मौत। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसका कंक्लूजन क्या, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डेड एस टू आर। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि अच्छा एस स्ट्रेन से क्या है, आर स्ट्रेन में ऐसा कुछ तो ट्रांसफर हुआ है जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका आर स्ट्रेन का वायरुलेंट फॉर्म में क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या वो मटेरियल है, क्या वो सब्सटेंस है जो कि एस स्ट्रेन को किस में कन्वर्ट कर दिया, आर स्ट्रेन में। ठीक है, तो सबसे पहले ये काम किस पे किए थे, ये जो काम किए थे स्ट्रेप्टोकोकस, अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया क्या लिए थे, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। अब जो दूसरे साइंटिस्ट आए ये थे, फर्स्ट साइंटिस्ट थे क्या, ग्रिफिथ। काम किस पे किए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे। ये काम किस पे किए थे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे। ठीक है, तो उससे क्या कंक्लूजन निकला कि कोई तो ऐसा मटेरियल, कोई तो ऐसा सब्सटेंस है जिसको नाम क्या दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि क्या करता है, आर स्टेन को एस में कन्वर्ट कर देता है। तो दूसरे साइंटिस्ट आए, दूसरे क्या थे, एवेरी, मैक्लियोड एंड मक्कार्टी। इनका क्या था, 1933 से लेकर के 1944 तक इनका क्या था, एक्सपेरिमेंट चला था। ठीक है, सबसे पहले ये क्या काम किए, इनका ये मकसद था, जैसे फर्स्ट जो साइंटिस्ट आए आके ये बता दिए कि अच्छा कुछ तो ऐसा होता है, कुछ तो ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया से क्या हुआ, दूसरे में ट्रांसफर हुआ। तो इन तीनों पे क्या था, इन तीनों का ये था कि क्या करे, उस मटेरियल को सर्च करे कि वो होता क्या है, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो किसी भी सेल को लेंगे, किसी भी सेल को लेंगे तो उसके अंदर होता क्या है, एक सेल के अंदर क्या होगा, एक सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या क्या जेनेटिक मटेरियल में हो सकता है, एक सेल के अंदर होगा आरएनए, सेल के अंदर होगा प्रोटीन, एंड सेल के अंदर होगा डीएनए। ठीक है, तो ये क्या किए, सबसे पहले इसमें क्या डाले, सेल में क्या डाले, आरएनएज। ठीक है, तो जब क्या डालेंगे, आरएनएज डालेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आरएनए डिस्ट्रॉय। ठीक है, क्या हो जाएगा, आरएनए डिस्ट्रॉय। तो यही क्या किए, प्यूरिफाइड बायोकेमिकल किसके साथ, प्रोटीएज के साथ एंड आरएनएज के साथ, डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे इसमें क्या डालेंगे, आरएनएज डालेंगे एंड प्रोटीन में क्या डालेंगे, प्रोटीएज डालेंगे। तो जैसे ही ये क्या किए, इसमें डाले, क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अफेक्ट नहीं हुआ, मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होना था वो क्या होगा, होगा। लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में इसमें क्या करे, आरएनएज नहीं डाले, प्रोटीएज नहीं डाले, तो क्या होगा, एक सेल के अंदर आरएनए भी रह जाएगा, प्रोटीन भी रह जाएगा। लेकिन इसमें डाले क्या, डीएनए, इसमें क्या डाले, डीएनए। इस वजह से क्या हो जाएगा, डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इस सेकंड केस में क्या दिखा गया कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। सेकंड केस में क्या दिखा गया, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इस वजह से इनका कंक्लूजन क्या था, अवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी का क्या था, फर्स्ट में प्यूरिफाइड बायोकेमिकल, मतलब सेल के अंदर होता है प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। तो जब प्रोटीएज डाले, आरएनएज डाले तो क्या हुआ, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं किया। लेकिन डीएनए क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। इससे जब डीएनए डालेंगे डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इसी वजह से क्या बोला गया, डीएनए इज द मटेरियल। ठीक है, जो फर्स्ट साइंटिस्ट आए थे ग्रिफिथ, इनको कोई आइडिया नहीं था, ये तो पता था कि अच्छा कुछ तो मटेरियल जो कि क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि क्या होता है, डीएनए होता है। फिर सेकंड साइंटिस्ट आए तो वो आके क्या बताएं कि डीएनए क्या होता है, वो मटेरियल होता है जो कि क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, बहुत से साइंटिस्ट इसको नहीं माने। अब क्या होगा, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। जब जैसे ये है क्या, द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो दूसरे साइंटिस्ट क्या है, हार्सी एंड चेज।
हार्सी एंड चेज 1952 में, ये कौन थे? तीसरे साइंटिस्ट। ये किसका यूज किए? बैक्टीरियोफेज का एंड एस्टेरेसिया कोलाई का। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ। अपने एक्सपेरिमेंट में किसको यूज किए? कौन से बैक्टीरिया को? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को। अब ये जो तीसरे साइंटिस्ट है, अपने एक्सपेरिमेंट में किसको यूज किए? बैक्टीरियोफेज को। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ऐसा वायरस जो कि किसको अफेक्ट करेगा? किसके लिए वायरुलेंट होता है? बैक्टीरिया के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। जैसे इसके नाम में बैक्टीरिया आ रहा है, बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वायरस होता है। तो अपने एक्सपेरिमेंट में लिए बैक्टीरियोफेज को एंड एक्सेरेसिया कोलाई को। ठीक है, अब उसके बाद लिए क्या? ग्रुप फर्स्ट में क्या किए? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होता क्या है? P32। तो इसमें क्या होगा? रेडियो एक्टिव डीएनए रहेगा इनसाइड बैक्टीरिया। जैसे अभी देखें कि डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए किसका होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। और एक न्यूक्लियोटाइड में 3 उसका स्ट्रक्चर होता है। नाइट्रोजनस बेस हो गया, सुगर हो गया, इसके साथ साथ एक क्या होता है? फॉस्फेट। तो जब क्या डालेंगे उसमें? रेडियो एक्टिव फॉस्फेट को डालेंगे तो ये कहाँ दिखेगा? डीएनए के अंदर दिखेगा। ये कहाँ दिखेगा? डीएनए के अंदर। वही दूसरा क्या लिए? रेडियो एक्टिव सल्फर को। दूसरा क्या लेंगे? रेडियो एक्टिव सल्फर को। ठीक है, तो सल्फर कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रोटीन में। तो प्रोटीन कहाँ मिलेगा? रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट आउटसाइड द बैक्टीरिया। अब इसका क्या है? प्रोसेस है। इसका प्रोसेस क्या है? इसमें बेसिकली प्रोसेस है क्या? ये क्या लिए? S35, S35 एंड P32। तो सल्फर कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रोटीन में। सल्फर कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रोटीन में। दूसरा ये लिए रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए में। तो ये क्या हुआ? ये जो S35 था, ये बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिला। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रोटीन में। तो ये बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिलेगा। वही जो P32 डीएनए है, P32 कहाँ प्रेजेंट होगा? फॉस्फोरस कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए के अंदर। तो जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो जो नया बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या होगा? ये जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है ये प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होगा? क्योंकि प्रोटीन क्या होता है? ये ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन डीएनए क्या होता है? ट्रांसफर होता है। इस वजह से क्या होगा? इस वजह से ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये बैक्टीरिया के अंदर, ये बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा, लेकिन जो प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी था वो क्या होगा? बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये कैसे? ये प्रूव हुआ कि क्या होता है? ये प्रूव कर दिया गया कि जो डीएनए होता है ये कैसा होता है? यही डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। अब ये प्रोसेस क्या लग रहा होगा? थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा। बेसिकली एनसीईआरटी में इसके बाद जस्ट जाके पढ़ना है कि दिया क्या गया है। सबसे पहले क्या किया? बैक्टीरियोफेज को, ऐसा वायरस जो कि क्या करता है? बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करवाता है। तो उसके अंदर क्या डाला गया? उसके अंदर डाला गया, एक बैक्टीरियोफेज के अंदर डाला गया S35 मतलब रेडियो एक्टिव सल्फर। दूसरे बैक्टीरिया के अंदर क्या, दूसरे बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या डाला गया? P32 मतलब रेडियो एक्टिव डीएनए। ठीक है, अब क्या करवाया गया? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया गया। ठीक है, तो क्या होगा? क्योंकि कोई भी वायरस है वो क्या ट्रांसफर करता है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को अपना ट्रांसफर करता है। बैक्टीरिया के अंदर क्या करेगा? डीएनए को ट्रांसफर करता है। तो ये क्या था? जो पहला बैक्टीरियोफेज था उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, तो क्या करता है? बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन को नहीं ट्रांसफर करता है, डीएनए को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? जब इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन करवाया गया, तो क्या मिला? डीएनए मिला। तो इसको जस्ट इसके बाद जाके क्या करना है? वहां पे पढ़ना है। वहां पे लंबा सा प्रोसेस दिया गया है। अभी हमारे पास उतना टाइम है नहीं कि पूरे प्रोसेस को पढ़े, तो ये शॉर्टकट इसका क्या है? इसके बाद जस्ट जा करके एनसीईआरटी को पढ़ना है। तो ये इसमें क्या यूज किए थे? बैक्टीरियोफेज का यूज किए थे। दूसरा एस्चेरेसिया कोलाई का।
ग्रुप फर्स्ट में क्या है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला गया। ग्रुप फर्स्ट में क्या डाला गया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, ये है बैक्टीरिया, ये है बैक्टीरिया, और ये क्या है, बैक्टीरियोफेज, ये है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या ट्रांसफर करता है, बैक्टीरिया जब ये इन्फेक्ट करेगा कि कोई भी वायरस हो गया, ठीक है, क्या करता है, इन्फेक्शन अपना फैलाता है, तो क्या करता है, अपना डीएनए उसके अंदर डाल देगा। फिर उसका डीएनए क्या होता है, अंदर जाकर के रेप्लिकेट करता है, मतलब अपने पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, और फिर इन्फेक्शन को करता है इसके अंदर। तो यही होता है, ये क्या ट्रांसफर करता है, डीएनए। मान लो इसके पास क्या था, इसका ये जो कोटिंग होता है किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिलेगा, ये जो क्या था यहाँ पे S35, जो सल्फर होता है किसमें बना होता है, S35 मिलेगा इसके प्रोटीन में। और P32 कहाँ मिलेगा, इसके यहाँ पे होता है डीएनए। डीएनए में क्या मिलेगा, फॉस्फेट। डीएनए में क्या मिलेगा, फॉस्फेट, मतलब P32। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या ट्रांसफर करेगा, बैक्टीरिया ट्रांसफर करेगा अपना डीएनए इसके अंदर। तो जो रेडियो एक्टिविटी दिखा जाएगा कहाँ मिलेगा, इसके डीएनए में मिलेगा, बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो यही किया कहा गया। और जो क्या होता है, जो रेडियो एक्टिविटी कहाँ था, प्रोटीन में, मतलब S35 कहाँ मिलेगा, बैक्टीरियोफेज के बाहर। तो इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, सेपरेशन वगैरह। ठीक है, तो पहले इन्फेक्शन करवाते हैं, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करके क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो इसका टोटल 3 प्रोसेस एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। उम्मीद करते हैं कि अब डिटेल में ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर एक बार और समझा देते हैं इसको। तो हार्सी एंड चेज का क्या था, 1952 में ये क्या दिए थे, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इसमें लिए क्या था, बैक्टीरियोफेज को, एनेस्टेरेसिया कोलाई को। ठीक है, सबसे फर्स्ट ये लिए क्या, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को। अब ये जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, फॉस्फोरस किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। और कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस ही हो गया, क्या ट्रांसफर करता है, इन्फेक्शन फैलाने के लिए डीएनए को ट्रांसफर करता है। तो ये क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के अंदर दिखेगा। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, रेडियो एक्टिव डीएनए होगा। क्या करता है, वायरस प्रोटीन को ट्रांसफर नहीं करता है, इसी वजह से क्या होता है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड आउटसाइड द बैक्टीरिया। ठीक है, इसी वजह से ये प्रूफ हो गया, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। मतलब क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे ट्रांसफर, खैर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन वाला रूल नहीं है। यहाँ पे ये क्या है, जब वायरस इन्फेक्ट करेगा तो ये क्या ट्रांसफर करता है, डीएनए को ट्रांसफर करता है। इसी वजह से क्या ये प्रूफ किया गया, यहाँ पे जो ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब है डीएनए वर्सेस आरएनए, मतलब ये क्या है, अब ये देखा जाएगा, ये है हमारे पास डीएनए, दूसरा क्या है, आरएनए। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, और क्या ऐसा प्रॉपर्टीज डीएनए में है जिसकी वजह से क्या माना जाता है, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल के लिए बेस्ड है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या होता है, बेस्ड होता है आरएनए से। तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टी, अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, एक से दो में कन्वर्ट, मतलब डीएनए है तो वो डीएनए एक नए डीएनए को फॉर्म कर सकता है। तो यही क्या हो गया, रेप्लिकेशन, मतलब अपने रेप्लिका को फॉर्म कर सकता है। बी स्टेबल, क्या होना चाहिए, स्टेबल, ऐसा नहीं है कि डीएनए में चेंज होता जा रहा है, होता जाएगा, तो ये किसको कॉज करेगा, म्यूटेशन को कॉज करेगा। तो क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल सबसे पहले रेप्लिकेट करना चाहिए, मतलब रेप्लिका फॉर्म करना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, अलाउ स्लो म्यूटेशन। ठीक है, स्लो म्यूटेशन से क्या होता है, जब स्टेबिलिटी नहीं रहता, अनस्टेबल रहेगा, तो क्या होगा, म्यूटेशन बहुत हाई। ठीक है, इस वजह से क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, अलाउ स्लो म्यूटेशन, म्यूटेशन ज्यादा नहीं होगा लेकिन क्या होगा, म्यूटेशन होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। और म्यूटेशन किसके लिए रॉ मटेरियल होता है,
रॉ मटेरियल किसके लिए होता है? वेरिएशन के लिए। और लंबे समय में वेरिएशन क्या कॉज करता है? इवोल्यूशन कॉज करता है। एंड एक्सप्रेस मेंडेलियन कैरेक्टर, क्या करेगा? मेंडेलियन कैरेक्टर को ये एक्सप्रेस कर सके। तो अब क्या देखेंगे? डीएनए वर्सेस आरएनए में सबसे पहले देखेंगे स्टेबिलिटी। तो डीएनए क्या होता है? हाईली स्टेबल। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एक तो ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। अब ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है। दोनों क्या होता है? दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से कंबाइन होता है, तो इसमें क्या होगा? ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। दूसरा क्या प्रेजेंट होता है? थाइमीन। थाइमीन की प्रेजेंस की वजह से भी ये क्या होता है? स्टेबल होता है। वही आरएनए में क्या होता है? आरएनए होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि इसका जो शुगर होता है उसके दूसरे नंबर कार्बन पे क्या प्रेजेंट होता है? ये दूसरे नंबर कार्बन पे क्या प्रेजेंट होगा? ये OH हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये इसको क्या बनाएगा? ये इसको बनाता है अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल क्योंकि क्या होगा? रिएक्टिव 2H2 हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन एवरी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, वही क्या होता है? आरएनए में ये प्रेजेंट होगा। मतलब इसका जो क्या होता है? शुगर। शुगर का जो दूसरा नंबर कार्बन होता है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। तो ये क्या होगा? ये इस वजह से होता है रिएक्टिव। अगर कोई बहुत ज्यादा रिएक्टिव है मतलब क्या है? वो स्टेबल नहीं है। रिएक्टिव है मतलब वो क्या है? स्टेबल नहीं है। और ये क्या होता है? ये हाईली रिएक्टिव नहीं होता, इस वजह से होगा ये स्टेबल। दूसरा, म्यूटेशन रेट क्या है? म्यूटेशन रेट होता है इसमें स्लो एंड स्टीडी। इसमें क्या होगा? फास्ट। आरएनए में म्यूटेशन क्या होता है? फास्ट। बीइंग अनस्टेबल और क्या करेगा? म्यूटेट रैपिडली। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जो पहला में था वो रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा? कुछ चेंज आ जाएगा, इसी को बोलते हैं म्यूटेशन। पहले क्लास में समझे भी थे। अब हमारे पास इसमें क्या होता है? कैटेलिटिक रोल किसका होगा? तो इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? कैटेलिटिक रोल नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है? कैटेलिटिक रोल होता है। कैटेलिटिक रोल मतलब क्या? कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसको क्या कर देगा? ये फास्ट कर देगा। तो ये क्या है? क्योंकि आरएनए क्या है? ये रिएक्टिव है, इस वजह से कैटेलिटिक एंड रिएक्टिव। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या होता है? राइबोसोम एक कैटेलिस्ट है जो कि रिएक्शन में हेल्प करता है, आगे पढ़ेंगे भी। अब ये क्या होता है? स्टोरेज के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, स्टोरेज के लिए बेस्ट क्यों? अब क्यों? जैसे मान लो तुम अपना बात किसको बताओगे? जो बहुत अपने अंदर रखता है, तुम उसको बताए और अपने अंदर रख लिया। ऐसा नहीं कि तुम उसको बता दिए फिर वो उसको बता दिया, फिर दूसरे वाले दोस्त को बता दिया, फिर जाके तीसरे वाले दोस्त को बता दिया। तो वो ऐसे लोग कैसे होते हैं? अनस्टेबल। ठीक है, तो डीएनए कैसा होता है? स्टोरेज के लिए बेस्ट होता है। तो जैसे जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना हुआ तो किसके अंदर स्टोर होता है? डीएनए के अंदर होता है। वही आरएनए का रोल कैसा होता है? कैटेलिटिक एंड रिएक्टिव। एग्जाम्पल के लिए जैसे राइबोजाइम। एक्सप्रेशन के लिए क्या है? नीड्स आरएनए टू सिंथेसाइज प्रोटीन। जैसे अभी शुरू में ही बताए थे, डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन में क्या होगा? कन्वर्जन नहीं होता है। डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन में कन्वर्जन नहीं होता है। और किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए डीएनए को किस फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है? प्रोटीन के फॉर्म में। वो जिस प्रोटीन के फॉर्म में क्या होगा? कन्वर्ट होगा, उसके बेसिस पे क्या होता है? ये इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि अच्छा ये जो डीएनए क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। नीड्स आरएनए टू सिंथेसाइज प्रोटीन। बेसिकली क्या रहा है कि डायरेक्टली डीएनए से प्रोटीन में कन्वर्जन नहीं होगा। डीएनए से पहले आरएनए बनेगा और आरएनए से फिर क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। और ये क्या होता है? आरएनए से ही तो प्रोटीन में कन्वर्जन होता है। आरएनए से ही क्या होता है? प्रोटीन में कन्वर्जन होता है। तो ये क्या है? डायरेक्टली कोड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब है यहाँ पे डीएनए इज बेटर फॉर स्टोरेज, आरएनए इज बेटर फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, ये क्या होता है? आरएनए ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए क्या होगा? आरएनए बेस्ट होता है। लेकिन वही इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, किसी बात को बहुत जल्दी फैलाना है, ठीक है, तो क्या होगा? किसको देना है? आरएनए को, क्योंकि क्या करता है? ये बेटर ट्रांसमिट करता है। वही किसी बात को क्या करना? स्टोर करना है, किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो किसको देना चाहिए? डीएनए को। जैसे जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना है
तो किसके अंदर होना चाहिए, डीएनए में। लेकिन किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है, क्यों, क्योंकि आरएनए क्या होता है, एक तो डायरेक्टली प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, हाईली रिएक्टिव होता है। अब क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी। अभी जब शुरू शुरू में देखे थे सेंट्रल डोग्मा, उसमें क्या था, डीएनए से क्या बनता है, एक नया डीएनए, डीएनए का जो रेप्लिका बनेगा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो इसमें जो मेन इंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है एक नए डीएनए के स्ट्रैंड को बनने में, वो होता क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, वही ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये होता क्या है, ये जो एंजाइम है यहाँ पे हाईली एफिशिएंट किसके बारे में दिया गया है, हाईली एफिशिएंट जो बात यहाँ पे बोला गया है किसके लिए बोला गया है, ये बोला गया है इस एंजाइम के लिए। किस एंजाइम के लिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के लिए। ये होता क्या है, हाईली एफिशिएंट। जैसे एस्चेरेसिया कोलाई क्या करता है, रेप्लिकेट करता है कितने मिनट में, 18 मिनट में। कितने में करता है, 18 मिनट में। और अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो इसमें क्या होता है, 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। एस्चेरेसिया कोलाई में क्या होता है, 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। और एक नया क्या होगा, एस्चेरेसिया कोलाई का डीएनए कितने देर में बन जाता है, 18 मिनट में। मतलब क्या होता है, इसमें 2000 बेस पेयर क्या होता है, सिंथेसाइज। हर सेकंड में क्या होगा, 2000 बेस पेयर सिंथेसाइज होता है। तो ये इसी वजह से क्या बोला गया कि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ये हाईली एफिशिएंट होता है। अब क्या है, एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव। ये किसके लिए दिया गया है, रेप्लिकेशन के लिए। रेप्लिकेशन क्या होता है, एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव होता है। जो डीऑक्सीराइबो, मतलब इसको चाहिए क्या, इसको क्या चाहिए होता है, एनर्जी। और लिविंग सिस्टम में जो एनर्जी मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, एटीपी के थ्रू। ये किसके थ्रू मिलता है, एटीपी के थ्रू। इसी वजह से क्या होगा, इसमें लगता क्या है, एटीपी। अब कैसे लगता है इसको समझेंगे। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व डुअल पर्पस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व डुअल फंक्शन। मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या लिया जाता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या करता है, इसका दो काम होता है यहाँ पे। इसका कितना पर्पस होता है, दो। सबसे पहले एक्ट एज अ सबस्ट्रेट। फर्स्ट काम क्या होता है, फर्स्ट काम होता है इसका एक्ट एज अ सबस्ट्रेट। एंड सेकंड क्या करता है, सेकंड प्रोवाइड करता है एनर्जी। जैसे यहाँ पे बोला गया रेप्लिकेशन क्या होता है, एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। इसमें क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो इस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए क्या आता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और इसका क्या हो जाता है, दो फंक्शन। सबसे पहले ये किसकी तरह काम करेगा, एक्ट एज अ सबस्ट्रेट। एंड सेकंड क्या करेगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब है हमारे पास, ये क्या था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। तो फोर्थ क्या कह रहा है, द रूल ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी में क्या होगा, यहाँ पे रूल ऑफ पोलैरिटी को फॉलो किया जाएगा। जैसे क्या होता है, डीएनए क्या होगा, उसका जो डीएनए का डबल हेलिक्स होता है, तो डीएनए के डबल हेलिक्स में दोनों कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल। तो ये क्या होगा, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन ओनली अकर्स इन 5 to 3 days। कैसा होता है, पॉलीमराइजेशन हमेशा कैसा होगा, 5 to 3 days में होगा। मतलब मान लो एग्जाम्पल के लिए, ये एग्जाम्पल के लिए बनाया जा रहा है, यह हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये मान लो डीएनए है। ठीक है, ये क्या है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है डीएनए को। न्यूक्लियोटाइड क्या बनाएगा, डीएनए को। तो ये मान लो एक न्यूक्लियोटाइड है, तो ये क्या होता है, 5 days। और दूसरा क्या होता है, 3 days। ये न्यूक्लियोटाइड है तो क्या हो जाएगा, ये 5 days हो जाएगा एंड 3 days। तो 3 days पे ही क्या होता है, फ्री ओएच होता है। क्या होता है, यहाँ पे 3 days पे ही होगा फ्री ओएच। इस वजह से क्या होता है, फिर ये का क्या कंबाइन करेगा, दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड से। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 days पे इसके होता है फॉस्फेट,
और पहले वाले के 3 डैश पे होता है OH। तो ये क्या करता है, इसमें रिएक्शन होगा, ये क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये बनाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के लिए था यहाँ। तो पॉलीमराइजेशन हमेशा कैसा होगा, पॉलीमराइजेशन हमेशा होता है 5 डैश से 3 डैश में हो जाएगा, 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन में। अब क्या है, डीएनए के पास क्या होता है, डीएनए के पास होता है 2 स्ट्रैंड। तो एक पे क्या बनता है, एक होता है कंटिन्यूअस, दूसरा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो पहले क्या है, डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंट्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय ए डीएनए लाइगेज। जो इसका डीएनए का क्या है, ये पहला स्ट्रैंड है और ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, डीएनए का क्या है, दूसरा स्ट्रैंड। तो जो पहला स्ट्रैंड हो गया जिसका क्या होता है पोलैरिटी 5 डैश से 3 डैश, इसका पोलैरिटी क्या होता है 5 डैश से 3 डैश। इस पे क्या बनेगा, कंटिन्यूअस। इस पे कैसा होता है, कंटिन्यूअस। और दूसरे वाले पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। दूसरे वाले पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। मान लो एग्जाम्पल के लिए ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ये दूसरा डीएनए स्ट्रैंड है। इसका क्या हो जाएगा, ये 5 डैश एंड और ये 3 डैश एंड। तो इसमें क्या होता है, एंटी पोलैरिटी। कैसा होता है, एंटी पोलैरिटी। तो मतलब ये हो जाएगा 3 डैश और ये क्या हो जाएगा 5 डैश। अब डीएनए में क्या होता है, एक स्ट्रैंड पे कैसा होता है कंटिन्यूअस सिंथेसिस, दूसरे स्ट्रैंड पे होता है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। और क्या बोला गया, जो 5 डैश से 3 डैश होता है, 5 डैश से क्या हो जाएगा 3 डैश, डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता है। मतलब 3 डैश से 5 डैश एंड वाला क्या हो जाएगा, 3 से 5 डैश क्या हो जाता है, ये कंटिन्यूअस होगा, ये होता है कंटिन्यूअस। और ये क्या होता है 5 डैश से 3 डैश पे क्या हो जाता है, यहाँ पे होता है डिसकंटिन्यूअस। 3 डैश से 5 डैश एंड पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। तो ये जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड मिला इसको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। इसको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो ये जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ ये क्या हो जाएगा, इसका 5 डैश एंड और दूसरा क्या हो जाएगा 3 डैश एंड, दूसरा हो जाएगा 3 डैश एंड। यही हमारे पास क्या है, नया स्ट्रैंड। तो यहाँ पे यही गड़बड़ी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डैश और यहाँ पे क्या होगा 5 डैश। ये हो जाएगा इसका 5 डैश और ये क्या हो जाएगा 3 डैश। तो इसमें ज्यादा ये 5 डैश 3 डैश ये सब में पोलैरिटी में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अभी हमारा क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है तो अभी उस पर उतना टाइम दे भी नहीं सकते हैं, पर जितना यहाँ पे समझा जा सकता है ठीक है उतना समझा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कंटिन्यूअस, दूसरा है डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस क्या होता है 5 डैश से 3 डैश से 5 डैश वाले एंड पे, डिसकंटिन्यूअस कहाँ होता है 5 डैश से 3 डैश वाले एंड पे। इसमें क्या होता है, जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड मिला इसको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। इसको बोलते क्या है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और ये लाइगेज की हेल्प से क्या होता है, सारे फ्रैगमेंट को कंबाइन किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। तो है क्या, डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंट आर ज्वाइंट टुगेदर बाय डीएनए लाइगेज। ठीक है, ये है क्या, स्टार्ट एट अ स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड ORI। ORI होता है क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ORI क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहां पे क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, कहा वहां पे क्या होगा, रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है और ये होता है हाईली एफिशिएंट। कैसे, क्योंकि क्या होगा सेरेशिया कोलाई में जो रेप्लिकेशन कितने देर में कन्वर्ट हो जाता है 18 मिनट में। और इसमें टोटल बेस क्या होते हैं 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। इसका मतलब ये है कि हर सेकंड क्या होगा, कितना सिंथेसाइज होगा, 2000 बेस पेयर को ये सिंथेसाइज करेगा। अब जो रेप्लिकेशन होता है इसको बोला गया कि ये हाईली एक्सपेंसिव होता है। इसमें क्या लगता है, एनर्जी। और एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या बोल दिए थे, एटीपी। एटीपी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड
ट्राइफॉस्फेट, ये क्या करता है, एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, दूसरा एज अ सबस्ट्रेट ये एक्ट करता है। अब इसमें क्या होता है, रूल ऑफ पोलैरिटी को फॉलो किया जाता है। जो पॉलीमराइजेशन होगा, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ जो ऐड होता है, किसमें होगा, 5 डैश से लेकर के 3 डैश डायरेक्शन में होता है, ठीक है। एक बनता है कंटिन्यूअस फ्रैगमेंट, दूसरा बनता है डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में तो कोई लोचा नहीं है, डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, जिसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। इसको क्या करेंगे, इसको कंबाइन कैसे करते हैं, लाइगेज की हेल्प से, ठीक है। अब रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, यहाँ से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब है हमारा, अब डीएनए के बारे में क्या बोला गया है, डीएनए के बारे में बोला गया था कि ये कैसे डिवाइड करता है, कैसे रेप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर को। कैसे ये रेप्लिकेट करता है, मतलब एक जो क्या होगा, डीएनए हुआ, वो जो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो जो नया डीएनए मिला उसमें क्या होता है, एक पेरेंट का स्ट्रैंड होता है और दूसरा क्या होता है, नया वाला स्ट्रैंड होता है। इसी वजह से क्या बोला गया, ये कैसा होता है, कैसे रेप्लिकेट करेगा, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। डीएनए में कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब कोई चीज बोल दिया जाए, ठीक है, और चूंकि है क्या साइंस, तो साइंस में क्या चाहिए होता है, प्रूफ चाहिए होता है। कोई चीज बोल दे और ये चीज क्या होगा, मान लिया जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसकी वजह से क्या चाहिए होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या करेगा, इस बात को प्रूव करता है। तो क्या बोला गया यहाँ पे, हमारे पास डीएनए कैसा होता है, डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड। अब सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, रेप्लिकेट। तो इससे क्या मिलेगा, ये इसका पहला स्ट्रैंड और ये इसका दूसरा स्ट्रैंड। तो इसमें क्या बोला गया, इसमें भी क्या होगा, एक दूसरा कलर लेते हैं, ये नया, अरे ये नया वाला स्ट्रैंड बनेगा और ये भी क्या होगा, इसमें भी एक नया वाला स्ट्रैंड मिलेगा। तो ये क्या था, ये था एक, मान लो पेरेंटल डीएनए, इसका क्या होगा, रेप्लिकेशन। तो जो नया वाला डीएनए मिला, नया वाला जो डीएनए मिलता है, इसमें क्या होता है, एक स्ट्रैंड पुराना होता है, दूसरा स्ट्रैंड क्या होता है, नया सिंथेसाइज हुआ रहता है। तो यही कह रहा है कि डीएनए कैसे रूल फॉलो करते हैं, सेमी कंजर्वेटिवली क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है। अब इसको समझेंगे। अरे लो, अब ये बॉडी फंस गया। तो क्या है, ये प्रूव करना है कि डीएनए, ये तो है, मान बोला गया कि क्या करता है, डीएनए में एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, एक क्या होता है, नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। अब क्या करना है, इस बात को प्रूव करना है। अब ये बात प्रूव कैसे किया गया, ये बात सबसे पहले प्रूव किनके द्वारा किया गया, तो किनके द्वारा, सबसे पहले यहाँ पे बोल क्या रहा है, वॉटसन एंड क्रिक थे। वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज दैट after replication, each DNA molecule has one parental strand and one newly synthesized strand. बेसिकली क्या क्या रहा है, जो वॉटसन एंड क्रिक थे, ठीक है, जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल को दिए भी थे, तो ये क्या कह रहे हैं, इसमें क्या होता है, ये वॉटसन एंड क्रिक क्या बोले कि जो भी नया डीएनए है उसमें एक पेरेंटल डीएनए होता है और एक क्या होता है, एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, दूसरा क्या होता है, दूसरा स्ट्रैंड एक नया सिंथेसाइज होता है। इसी बात को प्रूव कौन किए, मिजेल्सन एंड स्टाल, ठीक है, जिनका पूरा नाम क्या है, मैथ्यू मिजेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल। जो कि एग्जाम में अगर ऑप्शन वगैरह आ रहा है तो क्या किसके नाम से आता है, मिजेल्सन एंड स्टाल। कब दिए थे ये, 1958 पे। ये किसको यूज किए थे, एस्टेरेशिया कोलाई को। एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि कौन से साइंटिस्ट किस पे काम किए थे, कौन से ऑर्गेनिज्म पे। तो ये लिए क्या था, सबसे लिए क्या थे, जो मिजेल्सन एंड स्टाल है, लिए क्या था, एस्टेरेसिया कोलाई को। और दूसरा जो मीडियम लिए थे, किसका लिए थे, सीजियम क्लोराइड का। किस लिए, डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए। अब किए क्या थे, ये क्या लिए थे,
जैसे नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जनरली होता क्या है N14, मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास 14 हो जाएगा। एटॉमिक मास क्या होता है 14। तो इसमें एक होता है क्या, हेवी नाइट्रोजन, क्या बोला जाता है इसको, हेवी नाइट्रोजन, ये क्या होता है N15। ठीक है, तो ये मीडियम के लिए सबसे पहले क्या किए थे, ये क्या हुआ, इस ये जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड एंड जनरेशन थर्ड में क्या देखे थे, डीएनए को देखे थे। इस सबसे पहले किसका डीएनए लिए थे, एस्चेरिशिया कोलाई का। किसका लिए थे, एस्चेरिशिया कोलाई का। तो उसका जो डीएनए था, एस्चेरिशिया कोलाई में जो दोनों डीएनए था, दोनों में क्या था, नाइट्रोजन जो था वो कैसा होगा, हेवी नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या होता है, हेवी नाइट्रोजन को लिए थे, इसी वजह से डीएनए को क्या बोला गया है, हेवी। अब इनके पास एक स्ट्रैंड है, इनके पास है क्या, एक स्ट्रैंड है। अब क्या करेगा, ये था फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में दोनों जो था, ये भी क्या था N15, ये भी क्या था N15। अब चूंकि ये मीडियम लिए थे, ये कैसा था, मीडियम जो था वो नॉर्मल था, N14 वाला था। ठीक है, ये मीडियम कैसा था, मीडियम में क्या लिया गया था N14। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब ये डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो क्या होगा, जैसे ही सेकेंड जनरेशन में ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो एक पहला वाला स्ट्रैंड जो कि क्या था N14, इसमें भी एक पहला वाला स्ट्रैंड जो कि क्या था N14, 15 सॉरी, ये क्या था N15। अब ये भी क्या है, ये क्या है N15, दूसरा वाला स्ट्रैंड भी क्या है N15। अब चूंकि मीडियम कैसा है इसके आसपास में, मीडियम कैसा है, मीडियम में प्रेजेंट है जो नाइट्रोजन वो हैवी नहीं है, वो क्या है N14। तो नया वाला जो स्ट्रैंड बनेगा इसमें क्या हो जाएगा N14, नए वाले स्ट्रैंड में क्या हो जाएगा N14। तो दूसरे जनरेशन में क्या देखा गया, दूसरे जनरेशन में ये देखा गया कि क्या होता है, एक स्ट्रैंड में N14 प्रेजेंट है, दूसरे में क्या है N15 प्रेजेंट है। ठीक है, तो इससे ये तो प्रूफ होता है कि क्या होता है, डीएनए कैसे डिवाइड करता है, सेमी कंजर्वेटिवली नेचर से। अब तीसरे जनरेशन में भी ये देखा गया कि जो दो डीएनए मिला था, ठीक है, अब मान लो ये क्या था, पहला जनरेशन, ये था जनरेशन फर्स्ट। अब इसका क्या आएगा, ये था जनरेशन सेकेंड। अब ये क्या आएगा, जनरेशन थर्ड। जनरेशन थर्ड में भी क्या होगा, इसके पास है क्या, जनरेशन थर्ड में इसके पास है क्या, इन दो डीएनए है जिसमें क्या है, एक स्ट्रैंड में N15 है, दूसरे स्ट्रैंड में क्या है N14। तो इसके पास दो स्ट्रैंड आएगा। मान लो एक ही डीएनए को लेते हैं, दोनों चूंकि सेम ही है, तो एक क्या है इसके पास N15, इसके पास है क्या, एक स्ट्रैंड आएगा दोनों में से N15, और दूसरा क्या आ जाएगा N14। अब मीडियम कैसा प्रेजेंट है, आसपास में मीडियम कैसा प्रेजेंट है, आसपास के मीडियम में है N14। तो जो नया वाला स्ट्रैंड इस पे बनेगा ये कैसा आएगा, ये आएगा N14। और पहले था क्या, ये जो पिंक वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, N15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही जो दूसरा स्ट्रैंड है ये कैसा है, ये तो ये भी हो जाएगा N14 एंड ये क्या हो जाएगा N14। ठीक है, तो ये क्या था इसका जनरेशन थर्ड, ये है जनरेशन थर्ड। तो इससे ये क्या प्रूफ होता है कि डीएनए कैसे डिवाइड करता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर से। मतलब ये जो डिवाइड करेगा तो एक स्ट्रैंड क्या होता है पेरेंटल, दूसरा स्ट्रैंड क्या होता है नया बनता है। तो यही क्या किए थे, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये डिमोन्स्ट्रेट किए थे कि क्या होता है, डीएनए कैसे डिवाइड करता है, कैसे रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिव मोड से। अब यहाँ पे दूसरे जो साइंटिस्ट थे टेलर, ये जो एस्चेरिशिया कोलाई है, एस्चेरिशिया कोलाई क्या होता है प्रोकार्योटिक, ये कैसा होता है प्रोकार्योटिक। तो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था जो कि मिजेल्सन एंड स्टाल के द्वारा हुआ था, किस पे हुआ था, प्रोकार्योटिक सेल पे। उसी टाइम पे 1958 में ही दूसरे साइंटिस्ट आए थे टेलर, दूसरे साइंटिस्ट क्या आए थे टेलर। ये क्या प्रूफ द सेम थिंग इन क्रोमोसोम यूजिंग रेडियो एक्टिव थाइमिन ऑन विसिया फेबा, जिसको क्या बोलते हैं फेबाबिन्स। ये क्या है यूकार्योटिक, ये कैसा है यूकार्योटिक सेल। ठीक है, तो 1958 में सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को जो फर्स्ट ये क्या किए थे, प्रोकार्योटिक सेल का यूज करके जो
प्रूव किए थे वो थे मिजल्सन एंड स्टाल, जो कि लिए क्या थे, यहाँ पे क्या होगा एग्जाम में क्या दे देता है, रेडियो एक्टिव, कंफ्यूज करने के लिए रेडियो एक्टिव क्या दे देगा, नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पे रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन का नहीं यूज किया गया था, क्या हुआ था, हेवी नाइट्रोजन का यूज किया गया था। यहाँ पे क्या यूज किया गया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज किया गया था। किस पे ये हुआ था एक्सपेरिमेंट, विसिया फेबा, जिसको क्या बोलते हैं, फेबा बिन्स्किन के द्वारा हुआ था, टेलर। और ये क्या किए थे, ये सेम एक्सपेरिमेंट को ये प्रूफ किए थे, ठीक है। क्या करेगा, अब उसके बाद क्या, ये क्या हुआ था यहाँ पे, ये था हमारा सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन। अभी इससे पहले क्या पढ़े थे, रेप्लिकेशन। फिर रेप्लिकेशन का मोड ऑफ, उसका जो रेप्लिकेट करने का मोड होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड को फॉलो करता है। कैसे सेमी कंजर्वेटिव मोड को फॉलो करता है, उसमें पेरेंटल हो जाता है, एक हो जाएगा पेरेंटल, दूसरा क्या होता है, नहीं। एक सेकेंड, अब है हमारा सेकंड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली होता क्या है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनेगा। प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, ठीक है। एक स्ट्रैंड से जो भी इंफॉर्मेशन है कॉपी करते हैं, किस में करते हैं, आरएनए में करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी गवर्न इट एक्सेप्ट एडेनिन, जो कि क्या होता है, यूरेसिल, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी क्या होता है, इसको पहले समझेंगे। इसमें जैसे ए किसके साथ कंबाइन करता है, टी के साथ, ये किस में होता है, डीएनए में करेगा। और जी किसके साथ कंबाइन करता है, जी कंबाइन करेगा सी के साथ, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वही आरएनए में क्या होता है, जैसे एडेनिन थाइमिन के साथ करेगा, लेकिन आरएनए में क्या होता है, थाइमिन प्रेजेंट होता है नहीं, थाइमिन की वजह से की जगह पे क्या होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे एडेनिन के साथ कौन कंबाइन करेगा, यूरासिल कंबाइन करता है, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सबसे पहले यहाँ पे है क्या, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक डीएनए का पहला स्ट्रैंड और ये है डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे पोलैरिटी क्या होता है, अलग, लेकिन इसमें दे क्या दिया है, सेम दिया गया है। ये हो जाएगा 3' और ये क्या हो जाएगा, 5', ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टैंड पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इस पे प्रमोटर, प्रमोटर के यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन, और स्ट्रक्चरल जीन के बाद क्या होता है, टर्मिनेटर। प्रमोटर पे यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट होता है, बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, और लास्ट में क्या होता है, टर्मिनेटर। तो ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन एक यूनिट होता है। इसमें एक स्ट्रैंड को क्या बोला गया है, एक स्ट्रैंड को बोला गया है कोडिंग स्ट्रैंड, और दूसरे स्ट्रैंड को क्या बोला गया है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, 3' से 5', अच्छा ये उल्टा हो गया, टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3', ये 5' से 3' ही रहेगा, और ये क्या होता है, 3' से 5'। तो जो टेम्पलेट स्टैंड होता है ये कैसा होता है, 3' से 5', एंड कोडिंग स्टैंड क्या होता है, 5' से 3'। कोडिंग स्टैंड क्या होता है, कोडिंग स्टैंड पे कोई भी नया आरएनए सिंथेसाइज नहीं होगा। आरएनए जो सिंथेसाइज होता है वो कहाँ होता है, टेम्पलेट स्टैंड पे होगा। और जो नया आरएनए सिंथेसाइज हुआ था बिल्कुल सिमिलर किससे होता है, आइडेंटिकल किससे होता है, कोडिंग स्ट्रैंड से। आइडेंटिकल किससे होता है, कोडिंग स्ट्रैंड से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक्सेप्ट एक जगह पे, क्योंकि ये डीएनए है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, थाइमिन, लेकिन जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ था वो क्या होगा, वो आरएनए है तो वहां पे क्या हो जाएगा, यूरासिल। अब क्या कह रहा है, जैसे रेप्लिकेशन में क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड का क्या होता है, कॉपी होगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे, व्हाई ओनली वन स्ट्रैंड, मतलब यहाँ पे एक ही स्ट्रैंड का यूज किया जाएगा जो कि है क्या, टेम्पलेट स्ट्रैंड, किसमें, आरएनए सिंथेसिस के लिए। इफ बोथ वेयर कॉपीड, टू डिफरेंट प्रोटीन वुड फॉर्म, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए वुड फॉर्म एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन। ये क्या रहा है, सबसे पहले क्या है, ये हो गया फर्स्ट एंड ये हो गया सेकेंड। दोनों स्ट्रैंड को क्यों नहीं कॉपी किया जाता आरएनए सिंथेसिस के वक्त, सबसे पहले क्या होगा,
ये पहला स्ट्रैंड क्या करेगा, नए स्ट्रैंड को बनाएगा, ये दूसरा वाला स्ट्रैंड क्या करेगा, नए स्ट्रैंड को बनाएगा। अब दोनों स्ट्रैंड क्या करेगा, आपस में कंबाइन हो सकता है। अब हम क्या चाहते हैं, आरएनए बेसिकली कन्वर्जन होता क्या है, किसी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होने के लिए। जब क्या होगा, वो डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन उसका प्रोटीन में फिर कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, सिंगल स्टैंड का क्या होगा, यहाँ पे कॉपी किया जाता है। वही दूसरा क्या है, अगर दोनों कॉपी होगा तो क्या होगा, इस स्ट्रैंड से जो आरएनए बना, उस आरएनए से अलग प्रोटीन आएगा, दूसरे स्ट्रैंड से जो आरएनए आया, उस स्ट्रैंड से भी क्या होगा, उस आरएनए से क्या होगा, अलग प्रोटीन होगा। तो एक ही डीएनए से क्या होगा, दो अलग अलग प्रोटीन आएगा। तो क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन पता ही नहीं चलेगा। क्या होगा, जब दो अलग अलग प्रोटीन मिला तो दो अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगा। इस वजह से क्या होता है, एक ही स्ट्रैंड को कॉपी किया जाता है। कॉमन मिस्टेक है क्या, द कोडिंग स्टैंड जो कि होता है क्या है, 5 से 3 डज नॉट एक्चुअली कोड फॉर एनीथिंग। कोडिंग स्टैंड क्या करता है, किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता, बस ये किससे सिमिलर होता है, नया आरएनए जो सिंथेसाइज हुआ टेम्पलेट स्टैंड पे, उससे क्या होता है, कॉमन होता है। इट जस्ट हैज अ एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस एट द रिजल्टिंग आरएनए, एक्सेप्ट क्या होगा, एक्सेप्ट क्या होता है यहाँ पे, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट होगा यूरासिल, एंड डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है थायमिडिन। अब जो ट्रांसक्रिप्शन था वो क्या होता है, यूकारियोटिक में अलग होता है, प्रोकारियोटिक में अलग होता है। यूकारियोटिक में क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। यूकारियोटिक में क्या है, यूकारियोटिक सेल भी कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर हर एक स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें जो प्रोसेस होगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ही होगा। इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आर कपल्ड। ठीक है, बैक्टीरिया में क्या होता है, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मतलब डीएनए से आरएनए बना, वैसे ही जस्ट क्या होगा, आरएनए से फिर क्या होगा, प्रोटीन बनेगा। तो डीएनए और आरएनए क्या होता है, सॉरी, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है, एक ही समय पे होगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, डीएनए से आरएनए बना, जस्ट उसी समय पे क्या होगा, आरएनए से फिर क्या बनने लगेगा, प्रोटीन बनने लगेगा। लेकिन वही यूकारियोटिक में क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। वहां पे जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता, कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है, उसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होगा, तब क्या होता है, वहां पे ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। तो इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन हो गया या ट्रांसलेशन हो गया, क्या होता है, कपल। इन यूकारियोट देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेवर इन द न्यूक्लियस। जैसे यहाँ पे क्या होता है, प्रोकारियोटिक में कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया या ट्रांसलेशन हो गया, वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। लेकिन प्रोकारियोटिक में क्या होता है, डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, आरएनए में, सॉरी, डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो डीएनए से जो आरएनए का कन्वर्जन हो गया, जिसको बोलते क्या है, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, वो होता है न्यूक्लियस में। और फिर क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ, आरएनए ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में फिर क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये आप क्या समझेंगे, यहाँ पे क्या होता है, यूकारियोटिक में, यूकारियोटिक में क्या होता है, 3 RNA पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली करता क्या है, किसको पॉलीमराइज करेगा, आरएनए को। तो जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, किसको ट्रांसक्राइब करता है, 28S, 5.8S, 18S आरएनए को ये क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है। वही आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, किसको ट्रांसक्राइब करता है, एमआरएनए को। एमआरएनए बेसिकली होता क्या है, एमआरएनए होता क्या है, एमआरएनए यहाँ पे क्या होगा, एचएनआरएनए जो है, जो किसका प्रिकर्सर होता है, एमआरएनए का प्रिकर्सर होता है। तो जो एमआरएनए को कौन सिंथेसाइज करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ये कैसे याद रखना है, ये कहाँ आता है, फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड के बीच में कौन आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड के मिडिल में कौन आता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये क्या सिंथेसाइज करेगा, एमआरएनए को।
और mRNA या hnRNA भी बोल सकते हैं। तो hnRNA होता क्या है, प्रिकर्सर ऑफ mRNA। मतलब hnRNA में क्या होता है, कुछ मॉडिफिकेशन होता है और फिर वो mRNA में कन्वर्ट हो जाएगा। RNA पॉलीमरेज थर्ड है क्या, ट्रांसक्राइब 5S RNA, rRNA, tRNA एंड snRNA को ये क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है। तो ये क्या होता है, और वही प्रोकार्योटिक में क्या होता है, एक ही आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है और सबको क्या करता है, सिंथेसाइज कर देता है, मतलब ट्रांसक्राइब कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यूकार्योटिक में अलग अलग प्रेजेंट होता है। अब है हमारे पास पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। ये क्या होता है, ये कहाँ होता है, यूकार्योटिक में। ये कहाँ होता है, ये होता है यूकार्योटिक सेल में। प्रोकार्योटिक में क्या होगा, कोई भी मॉडिफिकेशन का जरूरत नहीं है। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब है हमारे पास जैसे क्या मिला, एक mRNA, ठीक है, खैर इसको क्या बोलेंगे, hnRNA। hnRNA में क्या होता है, कुछ मॉडिफिकेशन होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, mRNA में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो आरएनए प्रेजेंट है, आरएनए में क्या होता है, यहाँ पे जो आरएनए प्रेजेंट है, कुछ सीक्वेंस क्या होगा, किसका, एक्सोन का होगा। एक्सोन के बीच में क्या होता है, इंट्रोन होता है। तो ये जो बना होता है, किसका बनेगा, एक्सोन इंट्रोन ऐसे बना होता है। कौन, hnRNA। अब एक्सोन क्या होता है, इंट्रोन क्या बोला जाता है, इंटरवेनिंग सीक्वेंस। मतलब ये किसी चीज के लिए क्या करेगा, किसी चीज को ट्रांसक्राइब नहीं करता है। इस वजह से क्या होता है, इसका रिमूवल। ये जो आरएनए है इसमें से क्या होगा, इंट्रोन का रिमूवल। और एक्सोन क्या करता है, एक्सोन का क्या होगा, प्रोटीन में कन्वर्जन होता है। ये क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड में इसका फॉर्मेशन, कन्वर्जन होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या किया जाता है, इंट्रोन रिमूव और एक्सोन को क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। फर्स्ट इसमें होगा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रोन को सबसे पहले रिमूव किया जाएगा और एक्सोन को क्या किया जाता है, आपस में ज्वाइन किया जाता है। सेकंड होता है कैपिंग एंड थर्ड क्या हो जाता है, टेलिंग। कैपिंग में क्या होगा, एडिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट टू 5' एंड। ठीक है, मान लो जैसे ऐसा अभी बताए थे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बताए थे, ठीक है, मान लो ये है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या होता है, इसका 5' एंड और ये क्या होता है, 3' एंड। तो क्या करना है, टोपी पहनाना है। तो टोपी कहाँ पहनते हो, सर में पहनते हो या पैर में पहनते हो, ऑब्वियस सी बात है, कहाँ पहना जाता है, सर में पहना जाता है। तो कैपिंग कहाँ होता है, 5' एंड पे। कैपिंग कहाँ होता है, 5' एंड पे क्या हो जाएगा, कैपिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐड किया जाता है, क्या किया जाता है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, थर्ड में क्या होता है, टेलिंग। थर्ड में टेलिंग में क्या हो जाएगा, एडिंग अडाइलेट रेजिड्यू, जो कि होता क्या है, 200 से 300 टू 3' एंड। 3' इसका क्या है, ये पैर, तो इसको क्या बोल देंगे, टेलिंग। अब क्या होगा, ये जो मिलेगा इसको बोलते हैं mRNA। क्या बोलते हैं, mRNA, फुल्ली प्रोसेस्ड mRNA लिविंग द न्यूक्लियस। अब कहाँ जाएगा, ये न्यूक्लियस से कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, mRNA से फिर क्या बनता है, इसमें प्रोटीन बनेगा mRNA, फिर उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब क्या है, द जेनेटिक कोड। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि मान लो डीएनए से जो आरएनए में कन्वर्जन होता है, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, उसमें कॉम्प्लीमेंटेरिटी होता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ए से किस में कन्वर्ट होगा, ए किसके साथ बाइंड करता है, टी के साथ। जी किसके साथ बाइंड करता है, सी के साथ। मतलब डीएनए के स्ट्रैंड में ए है तो क्या हो जाएगा, वही आरएनए बन रहा है, तो क्या आता है उसमें, टी नहीं आ सकता, यू आ सकता है। अगर डीएनए में जी है तो क्या आएगा, आरएनए में सी आएगा। ठीक है, तो रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री को ये क्या करता है, फॉलो करता है। लेकिन क्या होता है, प्रोटीन में आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। तो यहाँ पे भी तो क्या होता है, कोई भी रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री को फॉलो नहीं किया जाता है। तो क्या है, डीएनए से आरएनए से जो प्रोटीन का कन्वर्जन है, ये होता कैसे है, इसके लिए क्या दिया गया, एक जेनेटिक कोड। क्या दिया गया, जेनेटिक कोड। ठीक है, सबसे पहले द ट्रांसलेशन डिक्शनरी।
जो जॉर्ज गैमो है ये क्या सजेस्ट किए, सजेस्टेड अ ट्रिपलेट कोड, ठीक है, जो कि होता क्या है, ट्रिपलेट कोड का मतलब क्या है, 3 बेस, ठीक है। जो जॉर्ज गैमो है ये क्या किए, जो हमारा क्या होता है बेस होता है वो कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है, जो बेस होगा वो कैसा होगा, ट्रिपलेट होता है। मतलब 3 बेस क्या बनाएगा, एक अमीनो एसिड को बनाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे मान लो एक डीएनए का स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे क्या है, GAUC ऐसे C C, ठीक है। तो क्या करेगा इसमें जो फर्स्ट ये जो 3 जो बेस है ये क्या करेगा, एक प्रोटीन को कोड करेगा। ये जो दूसरा बेस है ये क्या करेगा, दूसरे प्रोटीन को कोड करेगा। मान लो यहाँ पे क्या है, AUG है, जैसे एनसीईआरटी में लिखा भी गया, ये क्या होता है, मिथ्योनीन होता है। तो मिथ्योनीन भी क्या है, एक प्रोटीन है। तो क्या बोला गया कि जो 3 बेस है कितने अमीनो एसिड को कोड करेगा, कितने अमीनो एसिड को कोड करेगा, एक अमीनो एसिड को। यहाँ पे टू कवर ऑल 20 अमीनो एसिड, वैसे तो बहुत सारे अमीनो एसिड है, लेकिन जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है, अमीनो एसिड का। तो ऐसे 20 अमीनो एसिड होते हैं जो कि क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, टोटल बेस है हमारे पास 4, ठीक है। टोटल बेस आरएनए में क्या होता है, ए हो गया, जी हो गया, थाइमीन नहीं होगा, यूरासिल हो गया, ठीक है। एन क्या होता है, ग्वानिन हो गया। तो टोटल 4 है। अब क्या है, कितने अमीनो एसिड को कोड करना है, टोटल 20। तो इस वजह से क्या होना चाहिए, साइंटिस्ट क्या बोले कि ये जो अमीनो एसिड होगा, ठीक है, जेनेटिक कोड होगा, ये कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है। तो जब मान लो हमारे पास 4 है, इसको क्या करेंगे, 4 है, ये 3 के फॉर्म में करेगा, तो ये टोटल कितना बनाएगा, 64 को कोड करेगा। तो यही क्या बोला गया, द ट्रांसलेशन डिक्शनरी। ट्रांसलेशन डिक्शनरी में क्या है, जर्ज गैमो क्या सजेस्ट किए, जो जेनेटिक कोड यहाँ पे होता है वो कैसा होता है, ट्रिपलेट, ठीक है। जॉर्ज गैमो सजेस्टेड अ ट्रिपलेट कोड, जो कि क्या है, 3 बेस कितने अमीनो एसिड को कोड करेगा, एक अमीनो एसिड को, टू कवर ऑल 20 अमीनो एसिड। उससे पहले 3 साइंटिस्ट आए, हरगोविंद खुराना, मार्सेल निजनबर्ग एंड सेवरो ओकागा, ठीक है। ये क्या किए थे, हरगोविंद खुराना क्या किए थे, ये बताए थे को होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर का कॉन्सेप्ट। होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर मतलब क्या किए थे, केमिकली बेसिकली आरएनए को सिंथेसाइज। अब दूसरे साइंटिस्ट क्या है, मार्सेल निजनबर्ग। मार्सेल निजनबर्ग क्या किए, सेल फ्री सिस्टम को यूज करके क्या सिंथेसाइज किए थे, प्रोटीन। उसके बाद सेवरो ओकागा एक एंजाइम का नाम दिए, ये क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ठीक है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, मतलब बिना विदाउट टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर का मतलब क्या है, ये टेम्पलेट पर डिपेंडेंट नहीं होगा आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए, आरएनए को सिंथेसाइज किए थे, ठीक है। तो इसके बाद क्या था, ये 3 साइंटिस्ट जिनका क्या था, अलग अलग। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट जर्ज गामो के द्वारा क्या बोला गया, जो जेनेटिक कोड होता है ये कैसा होगा, ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब हमारे पास 4 अगर बेस है, ये कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है। मतलब एक जो बेस है कितना का बना होगा, 3 का बनेगा। एक जो जेनेटिक कोड है कितना का बनेगा, 3 का बनता है। तो ऐसे हमारे पास कितना आ सकता है, 64। लेकिन है क्या, हमारे पास टोटल 20 अमीनो एसिड्स ही है। तो यहाँ पे होता है ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा, 61 कोडोन होगा, मतलब 61 कोड फॉर 20 अमीनो एसिड। 61 क्या करेगा, 61 कोड फॉर 20 अमीनो एसिड। और इसमें से क्योंकि हमारे पास 64 था, 64 था, उसमें से 61 ही कोड कर रहा है। 3 कैसा होता है, स्टॉप कोडोन। 3 क्या होता है, स्टॉप कोडोन। यहाँ पे स्टॉप कोडोन का दिया भी गया है, UAA, UAG एंड UGA, ठीक है। बेसिकली याद कैसे रखना है, फर्स्ट को याद रखना है UAA। अब क्या करेंगे, बस एक को चेंज कर देंगे, UA, और बीच में क्या आता है, बीच में आ जाएगा
यहाँ पे क्या है UA, अब हो जाएगा UGA, तो बस एक को चेंज करते जाना है। फर्स्ट क्या है UAA, सेकेंड क्या हो जाएगा UGA, एंड थर्ड क्या है UAG। तो ये तीनों क्या है स्टॉप कोडोन, ये तीनों को क्या बोला गया स्टॉप कोडोन। सबसे पहले 4 बेस होता है, बोले क्या, जो जेनेटिक कोड होता है वो कैसा होता है ट्रिपलेट होता है, मतलब 3 बेस मिलके क्या बनाएगा एक जेनेटिक कोड, जो कि किसको कोड करेगा एक अमीनो एसिड को। अब हमारे पास क्या है 20 अमीनो एसिड, लेकिन टोटल कितने बेस मिले, तो टोटल कितने कोड मिले 64 कोड मिले, जिसमें से क्या होता है 61 कोड करता है अमीनो एसिड के लिए और 3 कैसा होता है स्टॉप कोडोन। अब मान लो हमारे पास अमीनो एसिड है टोटल 20, अमीनो एसिड है टोटल 20, लेकिन कितने हैं कोड कितने हैं 64, 64 नहीं, इसमें से 3 क्या है 3 होता है स्टॉप कोडोन, टोटल क्या है 61। मतलब एक अमीनो एसिड को क्या करेगा, एक अमीनो एसिड को मल्टीपल जेनेटिक कोड क्या करेगा कोड करेगा, तो इसी रूल को क्या बोला गया डीजेनेरेसी, जो कि अभी समझेंगे भी। तो यहाँ पे क्या है ये क्या करता है डीजेनरेट, अमीनो एसिड कैसा होता है कोड जेनेटिक कोड कैसा होगा डीजेनरेट, क्यों सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोड, ठीक है क्या होता है एग्जाम्पल के लिए क्या होगा एक ही मिथ्योनीन हो गया, मिथ्योनीन क्या है अमीनो एसिड, ये क्या होगा मल्टीपल, मल्टीपल क्या होगा जेनेटिक कोड से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसी वजह से क्या होता है ये कैसा डीजेनरेट, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन अमीनो एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या दूसरा कंटिग्यूअस, कंटिग्यूअस का मतलब क्या होता है रीड ऑन एमआरएनए विथ नो पंक्चुएशन, ठीक है मतलब जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं GAUGCCAUG, ठीक है तो इसको पढ़ने में कोई भी रुकावट नहीं आएगा, इसको क्या बोला गया कंटिग्यूअस, मतलब रीड ऑन एमआरएनए विथ नो पंक्चुएशन। अब ये कैसा होता है जेनेटिक कोड जो है, जेनेटिक कोड क्या होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कैसे, यहाँ पे जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है, जो ट्रिपल यू होता है किसको कोड करता है फिनाइल एलानिन को, तो मतलब मान लो अगर ये जो ट्रिपल यू कोड अगर ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है तो किसको कोड करेगा फिनाइल एनालिन को, तो वो किसी बैक्टीरिया के अंदर अगर ये जेनेटिक कोड प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया के अंदर भी क्या बनाएगा फिनाइल एलानिन को ही बनाएगा, ठीक है तो इसीलिए क्या कहता है ये यूनिवर्सल होता है, कहीं पे भी ये जेनेटिक कोड प्रेजेंट है तो क्या होगा सेम प्रोटीन को ये सेम अमीनो एसिड को कोड करेगा, तो यही कह रहा है कैसा होता है यूनिवर्सल। एग्जांपल के लिए जो ट्रिपल यू किसके लिए कोड करता है कोड फॉर फिनाइल एनाडिन फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, इसका कुछ एक्सेप्शन है माइनर एक्सेप्शन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है एक्सेप्शन एंड कुछ प्रोटोजुआ जैसे कि पैरामीशियम। तो जैसे हमारे पास क्या होता है स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन कैसे होते हैं 3, वैसे ही एक क्या होता है स्टार्ट कोडोन, स्टॉप कोडोन क्या होगा किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा, किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा, वैसे ही क्या है यहाँ पे स्टार्ट कोडोन क्या होता है AUG, AUG का क्या होता है डुअल फंक्शन, ये किसके लिए कोड करेगा मिथ्योनिन के लिए भी कोड करता है, और ये कैसा होता है इनिशिएटर कोडोन या स्टार्ट कोडोन, ये कैसा होता है इनिशिएटर कोडोन या स्टार्ट कोडोन। अब ट्रांसलेशन पढ़ लिए, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिए, ट्रांसलेशन मतलब डीएनए से डीएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए, लास्ट क्या है हमारा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में क्या होता है आरएनए से प्रोटीन बनता है। इसमें टोटल कितने हैं 3 स्टेप दिया गया है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, क्या होगा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ये क्या दिया गया है यहाँ पे इस ये होता है टीआरएनए, ये है क्या टीआरएनए सबसे पहले क्या होगा, हालांकि ट्रांसलेशन क्या है बहुत लंबा प्रोसेस है,
लेकिन रिवीजन लेक्चर जो हमारा होता है लगभग 2 घंटे का, ठीक है। तो इसमें पूरे प्रोसेस को फॉलो करना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर फॉलो करेंगे तो 2 घंटे में कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है, इम्पोर्टेंट जो भी उसमें जितने स्टेप होते हैं उतना लाया गया है। इसको करने के बाद अगर एनसीईआरटी को पढ़ लेते हो तो क्या होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए, इसको दूसरा प्रोसेस क्या बोला गया, अमाइनो एसिटाइलेशन, ठीक है। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में क्या होता है, दूसरा नाम इसका क्या होता है, अमीनो एसिटाइलेशन। इसमें होगा क्या, अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड विथ एटीपी, ठीक है, और दूसरा लिंक टू स्पेसिफिक टीआरएनए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप होता क्या है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, जिसको बोला क्या गया दूसरा नाम अमीनो एसिटाइलेशन। इसमें होता क्या है, जो अमीनो एसिड है इसको क्या किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा, किसके हेल्प से, एटीपी के हेल्प से। और उसके बाद वो किससे कंबाइन करता है, अपने स्पेसिफिक टीआरएनए से। दूसरा क्या होता है, दूसरा होगा ट्रांसलेशन का इनिशिएशन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट होगा। एक ट्रांसक्रिप्शन में एक चीज छूट गया, ये ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में होता है, एक होता है सिग्मा फैक्टर, एक क्या होता है सिग्मा फैक्टर, दूसरा क्या होता है रो फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है, इनिशिएट करता है, या स्टार्ट बोल लो। एस फॉर सिग्मा और एस फॉर क्या होता है, स्टार्ट। वही दूसरा क्या है, रो फैक्टर, ये क्या करेगा, ये रोकता है, ये रोकेगा, ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो जाएगा, एक होता है सिग्मा फैक्टर, ये क्या करता है, स्टार्ट करता है, और रो फैक्टर क्या करता है, ये रोकेगा, पूरे ये ट्रांसक्रिप्शन को रोकेगा। तो अभी हमारा चल रहा था ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में है क्या, तो दूसरा स्टेप क्या होता है, फर्स्ट तो क्या हो गया अमीनो एसिटाइलेशन, सेकंड क्या है, सेकंड है सेकंड है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा, ट्रांसलेशन जैसे ही स्टार्ट होता, सबसे पहला क्या होता स्टेप, स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट बाइंड टू एमआरएनए एट अ स्टार्ट कोडोन, ठीक है। स्टार्ट कोडोन जैसे पहले ही बताया गया क्या होता है, एयूजी। एयूजी का क्या होता है, डुअल फंक्शन। फर्स्ट ये किसको कोड करता है, एयूजी का होता है डुअल फंक्शन, फर्स्ट कोड करेगा मेथियोनिन को, और दूसरा फंक्शन क्या होता है, ये एक्ट किसकी तरह करता है, स्टार्ट कोडोन। तो फर्स्ट क्या है अमीनो एसिटाइलेशन, सेकंड स्टेप क्या होता है ट्रांसलेशन का इनिशिएशन, कैसे, स्मॉलर राइबोसोम जो है किससे बाइंड करेगा, एमआरएनए से, कहा, एट द साइट ऑफ स्टार्ट कोडोन, जो कि होता क्या है एयूजी। तीसरा क्या होता है इलोंगेशन, इलोंगेशन में क्या होता है, राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडोन टू कोडोन, ठीक है, कोडोन से कोडोन क्या होगा, राइबोसोम मूव करेगा। अब इसमें क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड कंबाइन करके क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। हर एक राइबोसोम में क्या है, यहाँ पे जो एमआरएनए है, यहाँ पे बहुत सारा कोडोन है, बहुत सारा कोडोन है, तो हर एक ट्रिपलेट क्या करेगा, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करेगा। और सब अमीनो एसिड के बीच में क्या होगा, सारे अमीनो एसिड के बीच में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, ऐसे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। आरएनए में क्या होता है, जो 23S आरएनए है इन बैक्टीरिया एक्ट एज अ कैटलिस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, राइबोजाइम, पहले भी बता दिए कि जो आरएनए है किसकी तरह एक्ट करता है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, इसी वजह से क्या बोला गया, राइबोजाइम फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, 23S आरएनए बैक्टीरिया में क्या करता है, एक्ट करता है किसकी, किसके जैसा, कैटलिस्ट के जैसा, इसी वजह से क्या बोलता है, राइबोजाइम बोल। फोर्थ में क्या है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या है, मतलब यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। रिलीज फैक्टर बाइंड टू स्टॉप कोडोन रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड, जो भी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, जो भी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, तो टर्मिनेशन क्या होगा, ट्रांसलेशन जब स्टॉप होता है तो वहां पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे कुछ रिलीज फैक्टर होते हैं जो कि क्या करेगा, किससे बाइंड करता है, स्टॉप कोडोन से। जैसे ही स्टॉप कोडोन होगा आएगा, ट्रांसलेशन क्या होता है, फिनिश हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही AUG आता है, ये क्या होता है, स्टार्ट कोडोन, तो क्या होता है, ट्रांसलेशन हो जाता है स्टार्ट। अब ये क्या है, राइबोसोम है, mRNA है, ये पूरा प्रोटीन सिंथेसिस के मैकेनिज्म को समझाया गया है। राइबोसोम में होता क्या है, राइबोसोम को क्या बोला गया है, राइबोसोम आर द प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम होता है प्रोटीन फैक्ट्री, मतलब राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। जो राइबोसोम है ये बना किसका होता है, RNA प्लस 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है, रेगुलेशन में क्या है, लैक ओपेरॉन क्या होता है, प्रमोटर ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, सीक्वेंस में काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लैक ओपेरॉन है कि हाउ डज अ सेल डिसाइड व्हेन टू डू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, एक क्या है, इसी बेसिस पे सबसे पहले ये जो लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट है ये दिया किसके द्वारा गया था, जैकब एंड मोनार्ड, ठीक है, ये क्या किए थे, जैकब एंड मोनार्ड इलुसिडेट दिस ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि कैसे डिसाइड होता है कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे और ट्रांसलेशन कैसे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसी बेसिस पे क्या है, जैकब एंड मोनार्ड क्या दिए थे, एक कॉन्सेप्ट को दिए थे जिसको क्या बोला गया था, लैक ओपेरॉन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, सिस्टम में क्या करता है, रेगुलेट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये लैक ओपेरॉन का यहाँ पे दिया गया। अब ओपेरॉन भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे लैक ओपेरॉन क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लैक्टोज यहाँ पे क्या करेगा, इसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये है हमारे पास लैक ओपेरॉन। यहाँ पे क्या होता है, प्रमोटर हो गया, यहाँ पे आई जीन होता है जिसको रिप्रेशर भी बोलते हैं, फिर प्रमोटर, ऑपरेटर, उसके बाद ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में क्या है, ZYA, और ये क्या होता है, इसका ये पूरा सीक्वेंस फॉलो होगा। जेड जो जीन है किसको करेगा सिंथेसाइज, बीटा ग्लैक्टोसिडेज। वाई जीन किसको सिंथेसाइज करता है, परमिएज को। एंड ए जीन किसको सिंथेसाइज करता है, ट्रांस एसिटाइलेज को। ए जीन किसको करता है, ये ट्रांस एसिटाइलेज को। ऑल थ्री नीडेड फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। ये जो तीनों जीन है, ठीक है, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए, जैसे अभी बताए क्या पढ़ रहे हैं, लैक ओपेरॉन। ओपेरॉन बहुत टाइप का होता है। यहाँ पे लैक ओपेरॉन क्यों बोला गया कि यहाँ पे किसका मेटाबॉलिज्म समझेंगे, इस ओपेरॉन को कौन रेगुलेट करेगा, लैक्टोज, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे तीन स्ट्रक्चरल जीन, तीनों का क्या होता है, अलग अलग चीज को क्या करेगा, ये सिंथेसाइज करता है। अब है हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, आई जीन, जिसको क्या होता है, ये क्या बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन। आई जीन जैसे ही प्रोटीन को बनाएगा, ये प्रोटीन क्या करेगा, ये प्रोटीन जाके बाइंड करेगा कहाँ पे, ऑपरेटर वाले रीजन में। ये जाके कहाँ बाइंड करेगा, ऑपरेटर वाले रीजन में। अब क्या होता है, RNA पॉलीमरेज क्या करेगा, प्रमोटर रीजन पे जब जा करके बाइंड होगा, तभी क्या होगा, RNA पॉलीमरेज जैसे ही बाइंड होगा तभी स्ट्रक्चरल जीन क्या करेगा, इस तीनों सब्सटेंस को क्या करेगा, सिंथेसाइज कर पाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं बाइंड कर पाएगा तो क्या होगा, ये तीनों चीज सिंथेसाइज नहीं होगा। अब ऑपरेटर रीजन में क्या है, यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन जो कि क्या करेगा, पूरे फंक्शन को रिप्रेस करता है। यहाँ पे ऑपरेटर रीजन में जैसे यहाँ पे दिखाया भी गया, आके क्या हो जाता है, बाइंड कर जाता है। मान लो यहाँ पे क्या होगा, RNA पॉलीमरेज प्रमोटर वाले रीजन में आके बाइंड भी होगा, तो क्या होगा, सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेटर रीजन में क्या है, यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन आके बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे ही RNA पॉलीमरेज आना चाहेगा, ये क्या करेगा, रोकेगा इधर से, तो क्या होगा, कोई भी सिंथेसिस नहीं होगा। तो ये क्या है, ये कब होगा, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। यहाँ पे क्या होता है, लैक्टोज क्या होगा,
लैक्टोज होगा जब एब्सेंट, लेकिन जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है इस केस में क्या होगा, आइजीन क्या सिंथेसाइज करेगा, रिप्रेसर को सिंथेसाइज भी करेगा, लेकिन लैक्टोज क्या काम करता है, एज अ इंड्यूसर, मतलब क्या करेगा, पूरे सिस्टम को इंड्यूस करता है फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो रिप्रेसर प्रोटीन से जो रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ था उससे आके इसमें बाइंड, ऑपरेटर वाले रीजन में बाइंड होने से पहले आके कौन बाइंड हो जाएगा, इससे लैक्टोज आकर के इसमें बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अब चूंकि इसमें क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन में लैक्टोज आके बाइंड कर गया है, ये ऑपरेटर रीजन में क्या होगा, जाके बाइंड नहीं होगा। अब और आरएनए पॉलीमरेज आएगा, प्रमोटर वाले रीजन से बाइंड करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा जो भी मटेरियल को सिंथेसाइज होना था वो सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो जेड वाई और ए क्या करेगा, अपने अपने सब्सटेंस को क्या करेगा, यहाँ पे सिंथेसाइज करेगा। जैसे जेड किसको करता है, बेटा ग्लैक्टोसाइडेज, वाई किसको करता है, परमिएज, एंड जे ए किसको करता है, ट्रांस एसिटाइलेज को। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या है, लैक ओपेरॉन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ डज द सेल डिसाइड व्हेन टू डू ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन, मतलब सेल कैसे डिसाइड करता है कि कब ट्रांसक्रिप्शन करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो वो अपने आसपास के मीडियम को देखेगा। यहाँ पे क्या है, मान लो अगर इसके आसपास में मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस फंक्शन को करेगा, उस प्रोसेस को करेगा। नहीं प्रेजेंट है तो क्या करेगा, नहीं करेगा। तो ये क्या है, लैक ओपेरॉन का यहाँ पे एक प्रोसेस बताया गया था। लैक ओपेरॉन में क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, उसमें से एक होता है आई जीन। आई जीन क्या सिंथेसाइज करता है, रिप्रेसर प्रोटीन को। रिप्रेसर प्रोटीन अगर ऑपरेटर रीजन में जाके बाइंड किया तो आरएनए पॉलीमरेज अपना नहीं काम कर पाएगा। वही अगर लैक्टोज इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, जाके बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन में। अब रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, ऑपरेटर वाले रीजन में जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, इस वजह से क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर वाले रीजन में आके बाइंड करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी सब्सटेंस सिंथेसाइज होना था वो होगा। अब है हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में है क्या, सबसे पहले ये लॉन्च कब हुआ था, 1990 में, और ये कंप्लीट कब हुआ था, 2003 में। मतलब ये कितने साल का प्रोजेक्ट था, 13 साल का ये प्रोजेक्ट था। लेकिन जो क्या है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, क्या है, क्रोमोसोम नंबर जो फर्स्ट है, ये कब कंप्लीट हुआ था, ये कंप्लीट हुआ था 2006 में। ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है दैट बर्थ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, एंड इसका गोल क्या है, क्या सीक्वेंस करना, ये जो क्या होता है 3 × 10⁹ बेस पेयर, मतलब जो 3 बिलियन बेस पेयर किसमें होता है, किसमें होगा, वैसे तो क्या होता है 6 बिलियन होता है, होता क्या है 6 बिलियन होता है। तो ये किसमें प्रेजेंट होगा, डिप्लॉइड में, और ये किस में प्रेजेंट होता है, हैप्लॉइड में। ठीक है, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड क्या है, डिप्लॉइड में एक ही टाइप का क्या है, दो प्रेजेंट है, दो सेट प्रेजेंट है। दो सेट किसका प्रेजेंट है, क्रोमोसोम का। तो अगर हम 3 बिलियन के बारे में जान लेंगे तो बाकी का 3 बिलियन क्या होगा, वैसा ही होगा। तो इसमें इसका गोल क्या था, 3 बिलियन बेस पेयर के बारे में क्या करना था, स्टडी करना था। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है कॉन्सेप्ट, ईएसटी। ठीक है, ये क्या है, ईएसटी है क्या, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। इसमें होता क्या, आइडेंटिफाइंग ओनली जीन्स एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग है क्या, इसमें क्या करेगा, वैसे आरएनए, वैसे जीन को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि क्या होता है, जो जीन क्या करेगा, आरएनए के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। दूसरा क्या है, सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन क्या होता है, ब्लाइंड सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम, मतलब कोडिंग हो गया, नॉन कोडिंग हो गया, कौन आरएनए के लिए कोड करता है कौन नहीं करता, इससे मतलब नहीं है, सबको क्या करेंगे, सारे जीन के बारे में स्टडी करेंगे यूजिंग बैक एंड यैक वेक्टर। ठीक है, देन असाइनिंग द फंक्शन। सबसे पहले इसमें जो सीक्वेंसिंग का टेक्निक यूज किया गया था, ये किनके द्वारा डेवलप किया गया था, सेंगर ऑटोमेटेड सीक्वेंसर। ये क्या था, सेंगर ऑटोमेटेड सीक्वेंसर, जो कि किसके द्वारा ये दिया गया था, सेंगर के द्वारा। अब इसका साइलेंट फीचर क्या है, कुछ साइलेंट फीचर है, जैसे टोटल जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कितना होता है, वो लगभग क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है 3 बिलियन।
वो कैसा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 बिलियन। लगभग ये क्या है यहाँ पे 3000, मतलब 3164.7 मिलियन, तो उसको अप्रोक्स कितना हो जाएगा, 3 बिलियन। लार्जेस्ट जीन सबसे पहले क्या दिया गया, सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट जीन होता है किसको बोला गया, डिस्ट्रोफिन होता है। अब इसमें क्या होता है 2.4 मिलियन बेसेस, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट जो जीन है वो क्या है, डिस्ट्रोफिन। इसमें कितने बेस होते हैं, लगभग 2.4 मिलियन। अब क्या होता है, जितने भी जीन है, ठीक है, जितने भी जीन है जो कि क्या करता है, जीन है उसमें से बस 50% को जानते हैं। उसमें से भी क्या है 50% का फंक्शन नोन है। उसमें से भी क्या है, बस 2% से भी कम ऐसे जीन है जो कि क्या करता है, प्रोटीन के लिए कोड करेगा, ठीक है। अब क्रोमोसोम फर्स्ट क्या है, क्रोमोसोम फर्स्ट हैज द मोस्ट जीन। क्रोमोसोम फर्स्ट के पास क्या है, मोस्ट जीन, यहाँ पे है 29,968। वाई के पास क्या है, फ्यूएस्ट जीन, जो कि क्या होता है 231। इसके पास है क्या, 231, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो लार्जेस्ट जीन होता है जिसको क्या बोला, डिस्ट्रोफिन, इसमें 2.4 मिलियन बेस होता है। लेकिन क्रोमोसोम फर्स्ट के पास यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है जीन के बारे में, ठीक है। इसके पास क्या होता है 2968 जीन होता है। वाई के पास सबसे कम होता है जो कि क्या है 231 जीन। 1.4 मिलियन लोकेशन हैव अ सिंगल बेस डिफरेंस, जिसको क्या बोला जाता है, इसको स्निप्स भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब 1.4 बिलियन ऐसा लोकेशन है जहां पे क्या होगा, एक सिंगल बेस पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है डिफरेंस, बाकी का सब क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे लास्ट टॉपिक क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब कोई भी ह्यूमन ले लो, कोई भी इंसान ले लो, उसमें क्या होता है 99.9% डीएनए जो होता है क्या होता है, सेम होता है। बस 0.1% डीएनए क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल में क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। चाहे अंबानी को ले लो या इस देश के कोई भिखारी को ले लो, उसमें क्या होता है डीएनए 99.9% क्या हो जाएगा, सेम होगा। सिर्फ क्या होता है 0.1% डीएनए का डिफरेंस होता है, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मतलब ऐसे ट्विंस जो कि एक जाइगोट जब स्प्लिट करेगा तो उससे बना हुआ है, उसमें क्या होता है डीएनए 100% सेम होता है। 99% ऑफ ह्यूमन डीएनए इज आइडेंटिकल। द 0.1% डिफरेंस इन रिपीटेटिव डीएनए, जिसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। जो 99.9% होता है उसको क्या होता है, हाँ, सब में आइडेंटिकल होगा, सिर्फ 0.1 का डिफरेंस होता है, जिसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। डेवलप बाय, ये जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है ये किसके द्वारा दिया गया था, एलेक्स जेफरीज के द्वारा। अब इसमें क्या होता है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट, ठीक है। बेसिकली ये आएगा किसकी कैटेगरी में, मिनी सैटेलाइट की कैटेगरी में। जो यहाँ पे सैटेलाइट है, यहाँ पे जो क्या है सैटेलाइट है, इसमें भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, जैसे माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। ये किसके बेसिस पे, कि उसका लेंथ क्या है, एटी रीच एरिया है या जीसी रीच एरिया है, ठीक है। उस बेसिस पे क्या है सैटेलाइट को कैटेगराइज किया गया है। उसमें भी क्या होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, ये किसके कैटेगरी में आ जाएगा, मिनी सैटेलाइट की कैटेगरी में। दे शो हाई पॉलीमॉर्फिज्म एंड आर इनहेरिटेबल, क्या होता है इसमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होगा। अब ये क्या होगा, इनहेरिट हो सकता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो सकता है। परफेक्ट फॉर फॉरेंसिक एंड पैटर्निटी टेस्टिंग। जैसे क्या होगा इसमें फॉरेंसिक में, कैसे यहाँ पे मान लो कोई किसी को क्या हुआ, मार दिया, अब ये पता नहीं है कि कौन मारा है और किसी पे शक है, तो क्या होगा, जो मर्डर वाले एरिया पे सैंपल मिलेगा उसको क्या किया जाता है, मैच किया जाता है, कि मान लो आपको किस पे शक है, उसको क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। तो फॉरेंसिक हो गया या पैटर्निटी टेस्टिंग हो गया, जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं कि क्या करेगा, ये मेरा बच्चा नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, उसका डीएनए जांच होता है। तो ये सब क्या आ जाएगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। यहाँ पे दूसरा क्या बोल, योर VNTR बेंडिंग पैटर्न इज 100% यूनिक टू यू एक्सेप्ट इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है।
जो VNTR बैंडिंग होता है वो क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो सैटेलाइट वाले में आता है। सैटेलाइट कैटेगरी में कौन आएगा, मिनी सैटेलाइट। तो मिनी सैटेलाइट की कैटेगरी में ये क्या आ जाता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट। अब VNTR क्या होता है, अलग अलग परसेंट में क्या, पर्सन में 100% ये क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, एक्सेप्ट किसमें दिया गया है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का DNA क्या होता है, 100% सेम। क्यों? क्योंकि एक ही जाइगोट से आया हुआ है। अब ये जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है, इसका टोटल क्या है, यहाँ पे 6 स्टेप दिया गया है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, DNA को आइसोलेट करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे क्या है, DNA को आइसोलेट करते हैं। DNA को आइसोलेट करने के बाद DNA का क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेशन मतलब जो बड़ा सा DNA का जो स्ट्रैंड था उसको क्या करेंगे, फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करते हैं। कटिंग विथ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे कैंची की तरह काम करेगा, जो आइसोलेटेड डीएनए है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट मतलब छोटे छोटे फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करेगा। तीसरा क्या होता है, डीएनए फ्रैगमेंट का सेपरेशन, किसका, कैसे, यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, प्रोसेस जिसमें अलग अलग स्ट्रैंड को क्या किया जाता है, एक अगर वो जेल पे डाल करके क्या होगा, उसका सेपरेशन होगा। फोर्थ होता है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग क्या है, ब्लोटिंग एक प्रोसेस है, इसमें होता क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग टू नाइट्रोसेलुलोज या नाइलोन मेम्ब्रेन। जो भी डीएनए का स्ट्रैंड मिला था उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज या नाइलोन मेम्ब्रेन पे। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, यूजिंग लेवल VNTR प्रोब। VNTR प्रोब को क्या करेंगे, यूज करके क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद लास्ट जो प्रोसेस है, लास्ट जो क्या होता है, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है, एक्स-रे फिल्म गिव कैरेक्टरिस्टिक बैंडिंग पैटर्न। ठीक है, तो ये क्या है, ये टोटल 6 प्रोसेस होता है। ये टोटल 6 प्रोसेस है, इसमें तो इस प्रोसेस में खैर कोई दिक्कत होगा नहीं। फर्स्ट होता है आइसोलेशन, सेकेंड होता है डाइजेशन, थर्ड है सेपरेशन, फोर्थ ब्लोटिंग, फिफ्थ हाइब्रिडाइजेशन एंड सिक्स क्या होता है, ऑटो रेडियोग्राफी। सिक्स क्या होता है, ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये था टोटल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। इस टॉपिक के साथ साथ ये हमारा चैप्टर भी खत्म होता है, क्योंकि ये चैप्टर लंबा था। ठीक है, और लगभग इसमें 95% जो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है वो सारा कवर हुआ। ठीक है, तो अभी हमारे पास टाइम भी लिमिटेड होता है, तो इस वजह से क्या करना पड़ा, थोड़ा सा स्पीड अप। ठीक है, अगर ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, हमारा दूसरा जो इस चैप्टर का जो दूसरा लेक्चर रहेगा उसमें करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब मिलते हैं दूसरे लेक्चर में किससे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। उसमें क्या करेंगे, खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो क्या होगा, ये हमारा 100% कंप्लीट हो जाएगा। इस लेक्चर को देखने के बाद क्या करना है, एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना है। इससे क्या होगा, यहाँ पे तो क्लियर हो ही गया कॉन्सेप्ट, इसके साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ने से एक बार और क्लियर हो जाएगा, एक बार और रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, जहाँ पे क्या करेंगे, खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस।